यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग को कंप्लीट तरीके से। ये पूरी थियरीज, मतलब इसके बाद आपको पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग तीनों की थियरीज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, मतलब कह सकते हैं कंप्लीट मैराथन सेशन कह सकते हैं आप इसको। पता नहीं कितनी देर चले, हो सकता है वीडियो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, बट कोशिश कीजिएगा 1 सिटिंग में इसको खत्म करें। और मुझे लगता है इसके बाद, इस एक पर्टिकुलर एक सिंगल सेशन के बाद इन तीनों थियरीज में ना तो आपकी कंफ्यूजन बचेगी, और ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, मतलब मैं कोशिश भी करूंगी ऐसी, और ना ही आपको किसी और एग्जाम के लिए इसको अलग अलग से पढ़ना पड़े कि आज सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, कल केवीएस के लिए पढ़ेंगे, परसों DEET+B के लिए पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा कोई ऐसा पर्सनल मोटिव तो है नहीं कि ये वीडियो 6 जगह चलानी है कट पीट के, ठीक। तो ये अगर एक वीडियो आप देख लेते हैं तो आगे तक का आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। कोई भी टीचिंग एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग से मल्टीपल क्वेश्चंस ना आते हों, सिंगल नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है, चाहे आप कुछ भी, कितने भी साधन अपना लें, फिर भी बहुत सारी कंफ्यूजन बाकी रह जाती है। तो कोशिश रहेगी और अंतर भी आपको समझ आएगा कि डिस्कशन में क्या एक मजा है, वो भी देखेंगे थोड़ा सा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आप लोग आ जाइए। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एनर्जी बना के रखिएगा, समय देखा नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता कितना बड़ा सेशन होगा, बट कंप्लीट सेशन होगा। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, तो पियाजे को कंप्लीट थियरी समझेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। फिर बीच बीच में जो भी छोटा सा भी टॉपिक करेंगे ना अगर, तो क्वेश्चंस भी साथ में इंक्लूड किए हैं तीनों ही थियरीज के। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं, उन सब के क्वेश्चंस साथ में ही इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ है आज समझने को, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं, वैसे वैसे उत्साह बढ़ाते जाएं, अपना भी, अपने साथियों का भी और मेरा भी। क्या करके, लाइक शेयर करके, और अगर आज तक या अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम्स के लिए क्वालिटी कंटेंट मिलता है आपको, है ना। बात हुई तो पहली थियरी आपके सामने प्रस्तुत है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये बाइलिंगुअल सेशन रहेगा, मतलब मैं ट्रांसलेट करके आपके साथ डिस्कशन करूंगी। वही लोग शुरुआत से देखिएगा जो अंत तक देख पाए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आ जाइए, पहले आप लोग जुड़ जाइए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। पियाजे की अगर हम बात करें तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास। और आजकल जो एक नया ट्रेंड है, चाहे वो DEET+B का हो या केवीएस में, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, या संज्ञान क्या है ये समझना जरूरी है। और अगर मैं बात करूं तो पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। 1896 में इनका जन्म हुआ था, और एकदम डूड लग रहे हैं पिक्चर में, ठीक। तो ये स्कीमा बनाइए आप अपना। स्कीमा क्या है अभी समझेंगे आगे, ठीक है बात। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशन की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में इंक्लूड करता है उन सभी स्किल्स को जिसके थ्रू आप जान सकते हैं, है ना, जिसके थ्रू आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ नोइंग, ठीक, कॉग्निशन कहलाएगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञान की अगर मैं बात करूं तो ये रिलेटेड है आपकी मेंटल स्किल्स से, यानी आपकी मानसिक क्षमताओं से, जिसमें आपकी रीजनिंग की, जो आप रीजन करते हैं ना, तर्क जो है, वो भी आपके संज्ञान से। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप समस्या का समाधान जो करेंगे, वो आपका कितना बेहतर जो कॉग्निशन है, वो डेवलपमेंट उसका हुआ है, इस पर बेस्ड होगा। आपकी इमेजिनेशन, आपकी थिंकिंग, सारी चीजें जो भी आपके समझ से रिलेटेड हैं वो यहां आ जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ नोइंग और द वे यू नो, ये कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो पियाजेस थ्योरी टेल्स अस दैट द चाइल्ड इज बोर्न विद अ मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मतलब मेंटल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, which develops and attains maximum growth around the age of 14 और 15। जो पियाजे की पूरी थियरी है उसका क्रक्स है ये कि बच्चा कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं लेकर के पैदा होता है, जो डेवलप होती हैं धीरे धीरे, और मैक्सिमम या पूरे तरीके से कह सकते हैं डेवलप हो जाती हैं 14-15 की एज में। इनकी 4 ही स्टेजेस हैं इनकी थियरी में, और वो 4 स्टेजेस 15 तक की एज की ही बात करती हैं कि हमारा जो संज्ञान है, हमारी जो समझ है प्रॉपर, वो कैसे 14-15 साल तक डेवलप हो जाएगी 4 स्टेजेस में। तो उसकी बात करेंगे अभी। सिंपल बात हो गई। तो बेसिकली और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में पियाजे ने बात की है। बच्चों के थॉट पर उन्होंने बात की है। पियाजे की अगर मैं बात करूं तो पियाजे क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट वो जानने की आपको जरूरत नहीं है।
कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन व्यक्ति जो ये माने कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी ज्ञान का सृजन बच्चा स्वयं कर सकता है, ज्ञान का निर्माण बच्चे कर सकते हैं, यानी किसके थ्रू? एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी करके बच्चा अपने जो वर्ल्ड की नॉलेज है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है नॉलेज का, वो कर सकता है। बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये भी कौन कहेगा? प्याजे ही कहेंगे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कहा कि बच्चे सोच सकते हैं और वो बेवकूफ नहीं है या खाली नहीं है। ठीक है, मतलब खाली बर्तन नहीं है, वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं अपने सेंसेस के थ्रू और अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से वो अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, यानी वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बच्चे सोच सकते हैं, दे कैन थिंक इक्वली, जितना हम सोचते हैं, मतलब अमाउंट सेम है, बच्चे उतना ही अमाउंट में सोच सकते हैं जितना हम बड़े सोचेंगे, लेकिन प्रकार अलग होगा, यानी काइंड इज डिफरेंट। जो प्रकार है वो अलग होगा, काइंड इज डिफरेंट। अमाउंट सेम है, सोचने की अमाउंट जो है वो सेम है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी सेम रहती है, जितने मान लीजिए थॉट्स, ये एक छोटा सा नैरो सा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया पंकज जी, छोटा सा नैरो सा एग्जांपल है कि मान लीजिए आपके दिमाग में 10,000 थॉट आ रहे हैं तो उनके भी उतने ही आ रहे होंगे। ठीक, इस केस में आपके थॉट्स डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है आपकी ब्रेकअप प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपके जीवन में कुछ आर्थिक समस्याएं चल रही हो, आपके जीवन में करियर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो, आपके एग्जाम को लेकर के कुछ समस्या हो। उनका हो सकता है कुछ खिलौने पे सोच रहे हो कि मेरा आज टॉय टूट गया, मम्मी से डांट पड़ गई, या कुछ और सोच रहे हो, कुछ और कारस्तानी दिमाग में चल रही हो, लेकिन जो आपका अमाउंट है वो सेम है। अमाउंट सेम है यानी क्वांटिटी तो सेम है, मात्रा आपकी सेम है, लेकिन प्रकार अलग है, यानी क्वालिटी डिफरेंट है उनके थॉट्स की, ये कह सकते हैं। दोनों बार ये चीज पूछी भी गई है आपसे। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात बिल्कुल सिंपल हो गई होगी, बताओ एक बार यस और नो। हाँ, ठीक हो गई बात। मतलब बच्चे भी सोच सकते हैं, अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, मात्रा सेम है, प्रकार अलग है। क्लियर बात? सिंपल हो गई बात। एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स। सीटेट में 2 बार ये 2 तरीके से पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूं प्याजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग किस चीज में डिफरेंट होती है, देन इन व्हाट, मतलब अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश। बताइए, अमाउंट में अलग है, साइज में अलग है, काइंड में अलग है, या साइज और टाइप में? 4 ऑप्शंस हैं, इंग्लिश वाले को फाइनल मानिएगा, अगर उधर कुछ मिस्टेक हो हिंदी में तो फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। काइंड एंड अमाउंट क्या है? हमने यही समझा था, काइंड में डिफरेंट है देन इन अमाउंट। अमाउंट की बजाय प्रकार में अलग है, सोचते वो भी उतना ही है, हम ये मान सकते हैं। तो सी ऑप्शन हो गया, प्रकार में अलग होती है मात्रा की तुलना में। हिंदी में भी यही बात हो गई। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, तसल्ली से चलेंगे बिल्कुल। 4 एलिमेंट्स की बात की है, 4 तत्वों की बात की है प्याजे ने। स्टेजेस की बात पर अभी नहीं आए हैं हम, ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी बात वो करते हैं, ये स्टेजेस से अलग हैं। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो एक है मैचुरेशन, भाई इन पर बेस्ड है जो आपकी इनकी पूरी थ्योरी है, जिन एलिमेंट्स को ये मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम आएंगे। मैचुरेशन यानी परिपक्वता, एक्सपीरियंस यानी जो एक्टिविटी आप करते हैं या अनुभव जो आप लेते हैं, बच्चा होगा, ठीक, एक्टिविटी कह सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया, और फिर है इक्विलिब्रेशन, जिसमें आपकी वो पूरी प्रोसेस है अडेप्टेशन की, जिसमें हम पढ़ते हैं एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी चीजें। ठीक, तो ये कहानी है, ये कहानी है मैचुरेशन यानी परिपक्वता। बेसिकली प्याजे कहते हैं कि हेरिडिटी का प्रभाव होगा आपकी संज्ञानात्मक मैच्योरिटी पर, मतलब बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा आप उसको नहीं सिखा सकते, इसीलिए वो स्टेजेस में सीखता है, क्योंकि स्टेजेस या एज के साथ उसकी समझ बढ़ रही है, एक्टिविटी करने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात है, मतलब ये कहेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस है जो आपका डेवलपमेंट है, स्टेजेस में होता है। ये वाला चार्ट आपको याद आया होगा, नहीं आया हो तो कर लीजिए, कि स्टेजेस में होगा जो आपका डेवलपमेंट है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को ये सपोर्ट करते हैं, मतलब जो आपका हेरिडिटी है वो अच्छा रोल प्ले करेगी कॉग्निशन में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है कि बेसिकली कैसे जो ज्ञान का निर्माण है वो होगा। ठीक, सिंपल बात,
ठीक है, एक्सपीरियंस हमने समझ लिया, बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। तीसरी चीज है सोशल इंटरेक्शन, जिसको हम कई बार गलत समझ लेते हैं कि प्याजे ने तो सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात ही नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों प्रोसेस मिलकर के बेसिकली बच्चा फिजिकल एनवायरमेंट से इंटरेक्ट तो करेगा ना, जो भी एनवायरमेंट है आसपास उससे इंटरेक्ट तो करेगा, तो उससे समझ बनेगी। ठीक है, फिर है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मतलब इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जाना। जो उसकी नॉलेज है वो जब नई चीजें देखेगा तो वो बैलेंस में है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाना, ये कह सकते हैं। जब ठीक क्लियर बात हो गई यहाँ तक की, एक छोटी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डीप में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने किसी एक मैराथन सेशन में बहुत डीप में इनको समझाया हुआ है, पर उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये 4 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, बहुत जगह ये मिलेंगे भी नहीं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है आपके सामने, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय प्याजे। अब लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बात करूं, हमने अभी क्या समझा था, 4 चीजें थी, यहां 4 चीजें थी, लेकिन यहां लैंग्वेज नहीं है इन 4 एलिमेंट्स में, क्योंकि प्याजे कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी वजह से भाषा विकास होगा। मतलब कितना बेहतर आपका संज्ञान, आपकी समझ, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, इन सब का डेवलपमेंट होगा, उतना ही बेहतर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, या कॉग्निशन से लैंग्वेज डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। इन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से मदद मिल रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो कि वाइगॉस्की कहते हैं। ठीक है बात, तो यहां पर इस केस में जब इन चारों एलिमेंट्स में से लैंग्वेज पार्ट नहीं है, तो एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू पियाजे थियोरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन सा एक कारक नहीं करता। अगर हम बात करें इन 4 ऑप्शंस की, फटाफट से आंसर कीजिए। पहला है लैंग्वेज, फिर है सोशल एक्सपीरियंस, मैचुरेशन, और देन आपका एक्टिविटी। आंसर कीजिए। ईगो सेंट्रिक स्पीच यहां ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आप कह देते उसको, कोई गलती नहीं थी उसमें। अभी समझेंगे। बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। ठीक, भाषा। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले और 2-3 चीजें जान लेते हैं। प्याजे ने अगर भाषा की मैं बात करूं तो अभी हमने समझा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उन्होंने क्या कहा है कि जो कॉग्निशन है उसकी जितना बेहतर कॉग्निशन होगा, या कॉग्निशन की वजह से क्या हो रही है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। और अगर इस केस में बात की जाए तो उन्होंने एक स्पीच की बात की है, एक भाषा की बात की है, वो है ईगो सेंट्रिक स्पीच, जो बच्चे में आ जाएगी 2 से 6 वर्ष के बीच में, जो आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड है, अभी आगे समझेंगे। ये जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है, अहम केंद्रित वाक है, वो कहते हैं कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, या इट इज ऑफ नो यूज, मतलब कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। ये बस बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, इसीलिए खुद से बातें करता है बोल बोल करके। इसी को वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, जो हम वाइगॉस्की की थियरी में समझेंगे। ठीक हो गई बात, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बिल्कुल, एक क्वेश्चन है इसी से संबंधित, बात है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी एक चीज है जो अंडर एस्टिमेट की गई प्याजे के द्वारा, बताइए। हेरिडिटी, सोशल इंटरेक्शन, ईगोसेंट्रिक स्पीच, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, क्या एक ऑप्शन होगा। भाषा के क्षेत्र में बात हो रही है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के क्षेत्र में कौन सी एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर उसको अंडर एस्टिमेट किया गया प्याजे के द्वारा। आंसर कीजिए, आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच अंडर एस्टिमेट की गई, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई अगर मैं बात करूं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, सिंपल बात, आगे बढ़ जाएं। ये हम कर चुके हैं डिस्कस। अब यहां पर 2 चीजें निकल के आती हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, जो हमने अभी समझा है वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनेगा, तब पूछेगा, नहीं तो जनरली नहीं पूछता। ठीक, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें हैं प्याजे की पूरी थियोरी में। एक तो है उनकी स्टेजेस, ये जो 4 स्टेजेस हैं जिनको मैं शॉर्ट फॉर्म में SPCF कह सकती हूं, एक मिनट रुकिए, जिनका हम एब्रीवेशन बनाएं तो SPCF कहा जा सकता है। SPCF बोले तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस हैं, जिन 4 स्टेजेस को गो थ्रू करके बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उसके संज्ञान का विकास होगा, उसकी टोटल जो समझ है उसका विकास होगा।
जिसके थ्रू वो जानेगा चीजें, नॉलेज का निर्माण करेगा। इन 4 स्टेजेस में लेवल बढ़ता जाएगा और उसका जो संज्ञान का स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, कुछ प्रोसेस भी तो है ना इन स्टेजेस में, जो प्रोसेस यूज होती हैं या जनरली जो प्रक्रियाएं हैं जो मदद करती हैं संज्ञानात्मक विकास में, या एलिमेंट्स भी हैं इसके, ये कह सकते हैं। क्या हैं वो, अगर मैं बात करूं तो कई सारे हैं, आपने हमेशा से सुना ही है, बहुत सारी कंफ्यूजन भी रहती है, चाहे वो स्कीमा हो, चाहे वो आपका एसिमिलेशन हो, एकोमोडेशन हो, एडेप्टेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रेशन की, तो इक्विलिब्रेशन है कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाना, यानी कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाना। जो आपके दिमाग में है, जो बाहर है, वो दोनों बैलेंस में है, तो आप इक्विलिब्रेशन में है। अगर मैं इक्विलिब्रेशन की बात करूं तो इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक है आपका अडेप्टेशन की प्रोसेस, जिसमें ये पूरा आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाएगा, और दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अपना कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बस वो स्कीमा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाए रखने का काम करेगा। अब इन सब चीजों को समझते हैं थोड़ा सा एक एक करके। ठीक है, समझिए एक बार। प्याजे नहीं होता तो हम वही डंडे से बच्चों को डील कर रहे होते शायद। देखिए एक बार, ये लैंग्वेज में भी पूछा जाता है हालांकि। आइए अब एसिमिलेशन समझते हैं। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये जो पूरी प्रोसेस है ये अडेप्टेशन की प्रोसेस है। ठीक है बात। इससे पहले स्कीमा समझ लीजिए। स्कीमा हिंदी में भी स्कीमा ही कहेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे कुछ, मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे कुछ, इसको क्या हो गया, मानसिक संरचनाएं हैं, ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स हैं इंफॉर्मेशन के, जो भी आपके दिमाग में है पड़ा हुआ, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो। इस पेन को भी देखकर अगर आप पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब इसका स्कीमा आपके ब्रेन में बना हुआ है। प्याजे की पिक्चर जब आप अगली बार देख करके पहचान जाएंगे तो उसका मतलब होगा आपके दिमाग में वो पिक्चर का एक स्कीमा क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो हम बेसिकली जिन चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इन स्ट्रक्चर्स की वजह से, ये जो स्टोर्ड नॉलेज है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो ये मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिनमें आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक प्रॉपर तरीके से स्टोर किया गया है। ठीक है बात। अब ये जो स्कीमा है ये अपडेट होता रहेगा, एक जैसा तो रहेगा नहीं। अब ये अपडेट कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू होगा, जो अडेप्टेशन की प्रोसेस कहलाती है कंप्लीट, जिसमें ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है। सिंपल आपसे पूछ लेगा तो आपको पता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अगर बात की जाए यहां तो एक एक करके समझते हैं। स्कीमा को हमने समझा एक ऑर्गेनाइज्ड होल है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसके बेसिस पे हम चीजों को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है बात। अगर बात करें यहां एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना, आत्मसात करना, आत्मसात करना, और एकोमोडेशन इज समायोजन। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें। ठीक है बात। अगर बात की जाए एसिमिलेशन मतलब आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक, ऐड किया, सिंपल आपने न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड किया। एसिमिलेशन जो ऑलरेडी प्रीवियस आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें। ठीक, यानी आपको बर्ड का पता था, आपने कोई और बर्ड देखी और आपने देखा कि हाँ ये भी, ये ईगल है, ये भी बर्ड्स में ही आ जाएगा, तो आपने उस कैटेगरी में ऐड कर लिया। ठीक है बात। लेकिन अगर मैं बात एकोमोडेशन की करूं तो कई बार आपको जो ये स्कीमा है जो प्रीवियसली बना हुआ है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको नए तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए आपको कैट का तो पता था, लेकिन आपने, ये बहुत ही रेट्रो एग्जांपल है, कैट आपको पता था, आपने कैट देखी, 2-3 कैट्स देखी, बिल्लियां, और आपने कहा ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये भी कैट है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की कैट है, ये ऐसी कैट है, ये आपने एसिमिलेट किया हुआ था। लेकिन आपने एक दिन डॉग को देखा और आपने कहा ये बड़ी सी कैट है, ये बड़ी सी कैट है क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है ना। अब इस केस में क्या हुआ, आपने कहा ये डॉग है एसिमिलेशन के बेसिस पे, लेकिन मतलब कैट है, लेकिन किसी ने कहा नहीं ये डॉग है, ये डिफरेंट होता है, इसकी आवाज अलग होती है ना, या उसने भौंकना शुरू किया तो आप एकदम डिसइक्विलिब्रियम में चले गए कि यार ये तो कैट तो ऐसे नहीं करती थी। ठीक, तो उस केस में आपको ठीक करना पड़ेगा, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें बदलाव करना पड़ेगा।
ठीक, मतलब मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिनको इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। यदि आपको ऐड करना है इंफॉर्मेशन में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम में कुछ न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, सिंपल एसिमिलेशन, यानी आपने आत्मसात कर लिया। समायोजन में एडजस्टमेंट होगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा, मॉडिफिकेशन होगा, है ना। अगर वर्ड लिखा हो मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो एकोमोडेशन में आती हैं। वहां आप सिर्फ ऐड कर ले रहे हैं आसानी से, वहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां तक की बात। अगर बात की जाए इक्विलिब्रेशन की, जब आप किसी चीज को ऐड कर लेते हैं, जैसा कि आपने कैट के केस में किया, आपने एक दूसरे तरह की कैट देखी और आपने उसको इंक्लूड कर लिया। आपने कहा ठीक है, आपने एक और नई कैट देखी, मतलब एक बिल्ली को देखा, आपने कहा कैट है, तो मतलब आप इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब बैलेंस में है, संतुलन में है। क्यों है संतुलन में? क्योंकि जो आपके दिमाग में है और जो आपने बाहर देखा दोनों बराबरी की स्थिति में है, यानी बैलेंस में है, एक संतुलन बना हुआ है दोनों में। लेकिन आपके सामने एक नई सिचुएशन आई, आपके सामने एक डॉग आया, एक कुत्ता आया और उसने भौंकना शुरू किया और आप समझ नहीं पाए, या किसी ने आपको कहा कि ये कैट नहीं है, तुम इसको कैट मत समझो, ये डॉग है। अब आपके दिमाग में इस नई सिचुएशन ने क्या किया? डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर दिया, डिसबैलेंस बना दिया। अब आप बैलेंस की स्थिति में नहीं है, जो आपके दिमाग में है और जो बाहर है वो दोनों चीजें मैच नहीं कर रही, तो आप डिसइक्विलिब्रियम में है। ठीक, असंतुलन की स्थिति में है। कब आएंगे संतुलन में? जब आप उसमें परिवर्तन कर लेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेंगे, कुछ एडजस्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? एकोमोडेशन की प्रोसेस है यही, है ना। फिर आप एकोमोडेट करेंगे, नहीं कुत्ता होता है ऐसा और कैट होती है ये दोनों अलग हैं। अब आपने उसको बड़ी कैट नहीं मान लिया, आपने एक नया स्कीमा क्रिएट किया या एडजस्ट किया अपने पुराने स्कीमा में। ठीक है बात, तो ये एकोमोडेशन कहलाएगा। सिंपल बात, क्लियर हो गई बात। एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ही, अगर या हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं और थोड़ा सा इसमें ट्रांसलेट करके चलूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए सही है। जितने लोग देख रहे हैं लाइक, उससे ज्यादा बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ एक बार, मैं कमेंट देख पा रही हूं। समझ आ गया। ठीक है, नाम वाम का छोड़ दो अभी, कंफ्यूजन बताओ, नहीं तो फिर डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। नॉट नो इशू, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एसिमिलेशन बेसिकली सिंपल है, जब आपने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड किया, अपने स्कीमा में ऐड किया, जो प्रीवियसली आपका एक स्कीमा बना हुआ है उसमें आपने कुछ ऐड किया, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, दैट इज एसिमिलेशन, यानी आपने आत्मसात कर लिया, जोड़ लिया उसी ज्ञान में। और आप जब मॉडिफाई करना पड़े, आपको परिवर्तन करना पड़े पुराने ज्ञान में, जैसे अगर जो एक बर्ड है, एक चिड़िया है, वो बच्चे को पता है, उसने एक स्कीमा बनाया हुआ है किसका? बर्ड का। लेकिन उसने किसी दिन एक छोटे से, या छोटे से क्या बड़े से एरोप्लेन को भी उड़ते देखा, तो उसने कहा कि यार ये भी क्या है? एक बर्ड है। अब उसको ये एसिमिलेट तो उसने कर लिया था बर्ड को, लेकिन उसने क्या किया? वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गई जब उसने ये कहा कि हेलीकॉप्टर को देख करके या एक एरोप्लेन को देख करके कि ये भी एक बर्ड है, तो उसको फिर उसको ठीक करने के लिए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, या तो एक हेलीकॉप्टर का अलग एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, यानी एकोमोडेट करना पड़ेगा पुराने ज्ञान में, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एज इट इज ऐड नहीं कर लिया, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे इसी बात पर। अब 4 स्टेजेस दिए प्याजे ने, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल धड़ाधड़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं ये, अगर मैं बात करूं तो। अब इन चरणों की अगर हम बात करने लग जाएं तो 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, SPCF। ठीक है बात, SPCF यानी सेंसरी मोटर, इसको इंद्रिय गामक अवस्था कहेंगे, जन्म से 2 वर्ष। फिर है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां लॉजिक आ जाएगा बच्चे में, वो है 7 से 11 वर्ष, इसको स्कूल एज भी कह सकते हो। फॉर्मल ऑपरेशनल है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। ये हाईएस्ट लेवल है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो हमने शुरुआत में बात की थी कि 15 साल तक जो वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, और मैक्सिमम लेवल तक ये कह सकते हैं। और यहाँ डिडक्टिव थॉट भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ चीजों को एक एक करके, इन स्टेजेस की विशेषताएं देख लेते हैं, है ना। इनमें क्या विशेषताएं हैं और क्या स्पेशलिटी है अलग अलग स्टेज की, जहां से आपसे चीजें पूछी जाती हैं और कंफ्यूजन भी रहती है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में भी चीजें अलग अलग दी हुई हैं। अगर मैं बात करूं सेंसरी मोटर की, तो इसको इंद्रिय गामक कह सकते हैं, और भी इसके कई नाम मिल जाएंगे आपको, हिंदी में कई नाम होते हैं एक चीज के।
ठीक है। इंद्रिय कामक क्यों कह रहे हैं, ये इंद्रिय का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सेंसरी मोटर, सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज, मतलब अपने सेंसेस टच फील सी ये सब देख कर करके वो, और मोटर एक्टिविटीज, चलेगा फिरेगा कुछ करेगा, ग्रास्प करेगा किसी चीज को पकड़ेगा, पूरा वो अपने आप में साइंटिस्ट बना हुआ है बच्चा। और इस केस में सेंसरी मोटर में बच्चा सेंसेस से सीखेगा। एक चीज पूछी जाती है कि वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा अपनी आंखों से, हाथों से, कानों से एक्टिविटीज करके सोचता है। मतलब हम सोचते तो मन में है ना, ऐसे दिमाग में सोच लिया, आपको कुछ भी सोचना था, लेकिन बच्चा कैसे सोचेगा, किसी चीज को टच करके, फील करके, आंखों से देख करके, कुछ करके एक्टिविटी। तो ये स्टेज कौन सी हुई, सेंसरी मोटर। मैं इसको कहती हूं जनरली कि सेंसेस आर टीचर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, मतलब कि जो आपकी इंद्रियां हैं वही आपके लिए आपके टीचर्स का काम कर रही हैं इस स्टेज में, क्योंकि बच्चा जो अपनी दुनिया की समझ है वो कैसे बनाएगा, जन्म से 2 वर्ष में चीजों को टच करेगा, फील करेगा, कहीं हाथ में कुछ गर्म लगेगा तो उससे दूर हटेगा। मतलब क्या हुआ कि वो अपनी समझ बना रहा है अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके। ठीक होगी बात यहां तक की, क्लियर है बात। तो ये बात हुई सेंसेस की। सेंस बेस्ड एक्शंस होंगे, मोटर एक्टिविटीज करेगा। अभी आप ऐसा, मतलब वो आप लोग फ्लाइंग बीस देखते ही हैं, मैं एग्जांपल्स भी देती हूँ कई बार। तो उनकी बेटी ने फोन तोड़ दिया, क्या किया वो, जो 2 इयर्स का एक बच्चा है, अगर उसको हर चीज, उसको नीचे, आपके घर में भी ऐसे बच्चे होंगे या छोटे जब होते हैं हम, हर चीज फेंक के देखनी है कि होगा क्या। ये लिटिल साइंटिस्ट बना हुआ है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, उसको टच फील और ये सारी सेंसेस के थ्रू वो काम करके वो अपनी एक समझ बनाता है। ठीक, तो ये क्या है, सेंसेस का यूज करके अपनी समझ बना रहे हैं बच्चे, क्यूरियस हैं कि अच्छा क्या होगा। ठीक, आपने भी कुछ कुछ चीजें खराब की होंगी बचपन में। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक चीज आती है जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहां आ जाती है, आप लोग कंफ्यूजन में ना रहिएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व मतलब वस्तु स्थायी हो गई। मान लीजिए इस पेन से बच्चा खेल रहा था 9 महीने से पहले, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होगा ये, लेकिन इस स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो वस्तु स्थायी होती चली जाएगी। पहले वो इससे खेलता है, आप इसको ले गए, बच्चा नहीं रोएगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही जो मेमोरी है, जो स्मृति है उसके दिमाग में वो डेवलप हो रही है, तो इस चीज के लिए वो बाद में रोएगा, खेलेगा, या आपने छिपाया है तो उसको ढूंढने का प्रयास करेगा। ठीक, तो मतलब वस्तु स्थायी हो गई है क्योंकि दिमाग में मेमोरी डेवलप हो रही है। तो ये हुआ क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया। अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा। आउट ऑफ साइट मतलब अब से पहले क्या होता था, जो आंखों के सामने है वो तो एग्जिस्ट करता है, उसका तो अस्तित्व है, लेकिन जो आपने हटा लिया उसको वो याद नहीं रखेगा। लेकिन अब अगर आप सामने से भी लगे तब भी उसके लिए रो सकता है, या उसके दिमाग में उसकी एक जो परमानेंट मेमोरी है वो बन गई है एक तरीके से। क्लियर हो गई बात, हाँ है, बिल्कुल है। चलिए, पानी बहुत है यहाँ, ठीक है। क्लियर हो गई बात, बेसिक सी बात है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर मैं बात करूं यहाँ की, हालांकि 1-2 चीजें और भी हैं बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। एक डेफर्ड इमिटेशन होता है, बच्चे ने आपको कुछ करते हुए देखा और तब नहीं बट थोड़ी देर के बाद या किसी दिन उसने भी वही चीज को दोहराया या वो काम किया, उस चीज का अनुकरण किया। मतलब अब उसने, इसको कहते हैं स्थगित अनुकरण। तभी के तभी नहीं, पापा को शेव करते हुए देखा तो वो भी किसी दिन शेव करने में लगा हुआ है क्योंकि उसने देखा था। तो ये चीज भी उसके अंदर आ जाती है, डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं इसको। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल। बहुत सारे रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं, जैसे पलकों का झपकना हमेशा रहेगा। बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं स्टेज में, इस स्टेज में धीरे धीरे जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है वो खत्म हो जाता है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, ऐसे टच करोगे तो बच्चा ऐसे करेगा। ठीक, ये बेसिक बात है। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं आई थिंक, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे आपका हार्ट बीट। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज पर चलेंगे। तो यहां सेंसेस से सीखेगा बच्चा। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का मतलब है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक मतलब लॉजिक आने से पहले। ठीक, कि पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष है। अब धीरे 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 बच्चे में बाकी चीजें भी डेवलप होंगी क्योंकि उसका कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है ना, वो पीछे थोड़ी जा रहा है, उसकी समझ बढ़ रही है। ठीक, एक्टिविटीज कर करके वो सीख रहा होगा। लिटिल साइंटिस्ट ऐसी थोड़ी कहा है प्याजे ने।
तो पूर्व संक्रियात्मक की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक चीज आती है भयंकर तरीके से, वो है ईगो सेंट्रिक स्पीच। जो लैंग्वेज के टर्म में अगर हम बात करें, ईगो सेंट्रिक स्पीच, ठीक, ईगो सेंट्रिक स्पीच है कि बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, या स्पीच भी हटा दो तो आप कह सकते हो कि ईगो सेंट्रिसिज्म है, ठीक। ईगो सेंट्रिक स्पीच तो है ही, मतलब ईगो सेंट्रिक है तो ऑब्वियसली स्पीच भी ईगो सेंट्रिक ही होगी। ईगो सेंट्रिक क्या होता है? अहम केंद्रित कह सकते हैं इसको हम, अहम केंद्रित कह सकते हैं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं एक तरीके से, या ये कह सकते हैं कि वो खुद को सेंटर मानेगा अपने वर्ल्ड का। वो सोचेगा जैसा मैं फील करता हूं वैसा ही सब फील करते हैं, जो चीज मेरी फेवरेट है वो सबकी फेवरेट है ना, और वो वर्ल्ड का सेंटर है, ऐसा कह सकते हैं। वो अपनी दुनिया का एकदम केंद्र है, ये कह सकते हैं, ठीक। तो इस केस में वो मतलब दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएगा, ये कह सकते हैं। और वैसे भी इतना छोटा बच्चा है, कहां से बात आ गई, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो परिपेक्ष है दूसरे का, या जो नजरिया जिसको हम कह रहे हैं, या वो हर चीज को खुद से फील करके देखेगा। मतलब अगर उसका मन है खेलने का, या उसे चॉकलेट पसंद है, तो पापा का कैसा भी मूड है, उसको चॉकलेट पसंद है तो उसे लगेगा इनको भी यही काम पसंद होगा जो मैं करता हूं अभी, ठीक। तो बेसिकली वो हर चीज को खुद को हर चीज के सेंटर में रखेगा, केंद्र में रखेगा। तो ईगो सेंट्रिक है, यानी सेल्फ सेंटर्ड है, ये कह सकते हैं। स्व केंद्रित भी कह देते हैं इसको, सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। बात सिंपल बात, शेयर नहीं करना चाहेगा चीजों को एग्जैक्टली। तो पिछले वाली स्टेज है, वहां एक और चीज आती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जिसको मिस कर दिया मैंने। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कि बच्चे ने कोई चीज रखी देख ली तो वो वहां तक उसको लक्ष्य बना करके जाएगा। ये पिछली स्टेज का एक गुण है, तो ये आप सुन करके याद रखेंगे या नोट्स में ऐड कर लीजिएगा अपने, ठीक है। बात तो ये एक छोटी सी बात हो गई। यहां इंट्यूटिव रीजनिंग है, यहां बच्चा प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे सकता, इंट्यूशन के आधार पर काम करेगा। मतलब लॉजिक नहीं आया अभी, रीजनिंग नहीं आई अभी, इंट्यूशन है, या इंट्यूटिव रीजनिंग जिसको ट्रांसडक्टिव भी कह देते हैं। मतलब उसको लगता है बहुत सारी चीजों का कि ये चीज मुझे पता है। या फिर अगर मैं बात कहूं जैसे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की बात करूं, तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में होता है कि वो टेढ़े मेढ़े लॉजिक देगा जो लॉजिकल नहीं है अपने आप में, है ना। जैसे उसको लगता है कि भाई जो चंद्रमा है, जो मून है, वो क्या है, एक गोल है, और जो मेरी बॉल है वो भी गोल ही है, इसलिए जो मेरी बॉल है वो चंद्रमा है तो मेरी बॉल है, जो मून है वो बॉल की तरह है। इस तरीके की चीजें वो अपने आप रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। बात, धन्यवाद रितेश। आगे बढ़ते हैं। सिंपल, यहां तक की बात क्लियर हो गई आपकी। अब यहां इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चा अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाएगा। इरिवर्सिबिलिटी होती है यानी अपरिवर्तनशीलता का गुण होगा। मतलब वो जैसे 5+4 है तो ये 9 है, और 4+5 कह लीजिए, या 2+2+5 ये भी 9 होंगे। मतलब वो रिवर्स नहीं कर पाएगा अपने थॉट को। अगर आपने उसको कहीं भेजा है, वहां से वापस आने के रास्ते में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो रिवर्स नहीं कर पाता थॉट को। सेंट्रेशन का गुण है, मतलब एक ही एस्पेक्ट देख पाता है किसी एक चीज का। केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण नहीं आया, मतलब वो बाकी एस्पेक्ट्स, बाकी परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पाता किसी एक चीज की, वो एक ही तरह से देख पाता है। मतलब अगर उसको ये पेन देखना है, या तो वो उसकी हाइट ही देखेगा या फिर इसके कलर पे ध्यान होगा, दोनों में से एक ही चीज पर फोकस होगा। मतलब एक ही गुण पर वो फोकस कर पाता है इस स्टेज में। क्लियर हो गई बात। एक और चीज है यहां, वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म है निर्जीव चीज को सजीव समझना, जीववाद कहते हैं इसको आई थिंक। निर्जीव चीज को समझ कैसे वो सजीव समझेगा? भाई कोई बॉक्स है, उससे उसका पैर टकराया और चोट लग गई, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इस बॉक्स से उसका पैर टकराया और चोट लग गई तो अब वो रोने बैठ गया, लेकिन आपने अगर इस बॉक्स को 2-3 थप्पड़ लगा दिए, या उसको कहा कि मेरे बच्चे को कैसे मारा ये वो, तो वो खुश हो जाएगा, उसको अच्छा फील होगा कि इसको भी दर्द हुआ होगा जैसे मुझे हुआ इसके चोट पहुंचाने से। मतलब वो जिन चीजों में लाइफ नहीं है उनको भी वो समझता है कि ये सजीव है। क्लियर। तो ये हुआ एक एनिमिज्म, एनिमिस्टिक है ये कह सकते हैं, ठीक है। बात आगे बढ़े। ये मेन हाइलाइट्स थे आपके सेकंड स्टेज के। अब थोड़ा सा थर्ड स्टेज को रिवाइज करते हैं। कॉन्क्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से भी ईगो सेंट्रिज्म पर, इरिवर्सिबिलिटी पर, एनिमिज्म पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बात साधन और साध्य में बताएंगे किसी दिन डिफरेंस, अभी प्याजे पढ़ लेते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो इसको मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं।
मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त क्या है? मूर्त वो जिसको आप टच और फील कर सकें, देख सकें सामने। अमूर्त वो जो आपके आइडियाज में है, आपकी इमेजिनेशन में है, ठीक, आपकी कल्पना में भी कह सकते हैं, ठीक। तो कॉन्क्रीट क्या है? ऐसी चीजों से आप सिखाते हैं इस स्टेज में, या ऐसी चीजें जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उनको वो जल्दी समझ लेता है, यानी इंडक्टिव थॉट उसके अंदर आ जाता है इस स्टेज में। इंडक्टिव क्या है? आगमन विधि कहेंगे, इंडक्टिव थॉट, या लॉजिक आ जाएगा सबसे पहले। अगर लॉजिक आएगा तो वो यही स्टेज है। लेकिन लॉजिक किसके बारे में? लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उनके बारे में वो तर्क भी लगाने लगेगा। रीजनिंग आ गई ना अब, तो वो तर्क लगा पाएगा, रीजनिंग आ गई, ठीक है बात। अरुणा जी देखिए, एक बार सेशन देखिए। तो यहां तक की बात, तीन चीजें आती हैं यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट है। CCS, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है, इनका अपना मीनिंग है। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है आपसे, ठीक है बात। हेलो नम्रता, क्लियर हो गई बात? अगर मैं बात करूं ये CCS की, तो इन तीनों को समझते हैं आप, और ये इनको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक बार। कंजर्वेशन है यानी संरक्षण कहते हैं इसको। पियाजे ने एक्सपेरिमेंट भी किया था अपने बच्चों पर ही, ठीक। उन्होंने कुछ 2-3 ट्यूब्स दी थी, ठीक, जो एक की लंबाई ज्यादा थी, एक की चौड़ाई ज्यादा थी, इस तरीके से। संरक्षण क्या है? कंजर्वेशन है कि अब रिवर्सिबल थॉट आ गया बच्चे में, रिवर्सिबिलिटी आ गई। अब वो थॉट को पलट करके देख सकता है, पलटावी का गुण आ गया, रिवर्सिबल थिंकिंग आ गई। मतलब अब उसे ये पता है कि शेप और साइज चेंज होने पर क्वांटिटी सेम रहती है। मतलब अगर आपने इन बॉल्स को जोड़ करके एक अलग सा साइज और शेप बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी क्वांटिटी चेंज हो गई है। ये बॉल अगर 8 थी तो अब 8 ही होंगी, 5 थी तो 5 ही रहेंगी। तो अगर आप शेप और साइज को चेंज कर दें तो क्वांटिटी सेम ही रहती है। आशु बहुत बढ़िया। तो ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। मतलब अब उसे पता है, अगर आप उसे एक बड़ी चॉकलेट दे रहे हैं और आप उसको कई सारे उसके छोटे छोटे टुकड़े दे रहे हैं, आधे टुकड़े दे रहे हैं, तो अब वो बड़ी चॉकलेट को समझने लगेगा। मतलब बहुत बढ़िया पूनम जी। अगर मैं बात करूं तो उसको पता है कि 1 लीटर पानी है अगर, तो आप उसको बॉटल में डाल दीजिए, आप उसको एक बड़े से टब में डाल दीजिए, आप उसको किसी बाल्टी में डाल दीजिए, वो 1 लीटर ही रहेगा। अब वो बाहर से शेप देख करके, साइज देख करके, वॉल्यूम का पता उसको लग जाए, मतलब कंफ्यूज नहीं होगा वॉल्यूम में, या ये नहीं मानेगा जो चीज बड़ी दिख रही है वो बड़ी है। मतलब डिसेंट्रेशन आ गया। अब वो बाकी एस्पेक्ट भी देखेगा, अब सिर्फ एक चीज के आधार पर वो जज नहीं करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कई बार बच्चों को कि वो 10 रुपए का नोट उनको एक सिंगल लगेगा इस उम्र से पहले, 7 से 11 वर्ष से पहले। और अगर 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसको लगेगा यार ये एक नोट मतलब कम है। अगर 5 सिक्के दे दिए 2-2 के या 1-1 के भी, तो उसको लगेगा ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन नहीं आया। अगर कंजर्वेशन आ जाएगा तो उसको पता है, फिर आप उसको ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक। क्लियर हो गई बात यहां तक की? बस शुक्र मनाओ कि जाए ना, ठीक है। तो कंजर्वेशन मतलब रिवर्सिबल थिंकिंग आ गई। अब वो क्वांटिटी और क्वांटिटी का बेसिकली वो कॉन्सेप्ट समझेगा कि क्वांटिटी और साइज शेप चेंज करने पर अमाउंट सेम रहती है। इस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है बात। तो अगर मैं बात करूं तो ये एक छोटी सी बात हुई, कह सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने। प्याजे proposes that pre-operational children are unable to conserve. He attributes this inability to which one of the following factors? मतलब प्याजे कहते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल बच्चे हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 से 6 या 7 वर्ष तक के बीच में, वो कंजर्व नहीं कर पाते। जो अभी हमने संरक्षण का गुण समझा है वो उनमें नहीं होता। ये जो इनेबिलिटी है ये किस कारणवश है, क्या रीजन है इसका? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, इनेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, पर्सनल फेबल, या फिर लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। बताइए एक बार। डिसेंट्रेशन को भी करेंगे एक्सप्लेन, पहले आंसर कीजिए एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया, ओके है। वॉइस और पिक्चर्स अलग अलग हैं, क्या कर सकते हैं हम? तो सिंपल है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। वो अपने विचार को आगे पीछे नहीं कर पा रहा, रिवर्स नहीं कर पाता अपने थॉट को, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखेगा। अगर किसी चीज को कलर के बेसिस पे देखता है तो वो कलर के बेसिस पे ही देखेगा, उसके दूसरे एस्पेक्ट भूल जाएगा कि उसकी शेप कैसी है, साइज कैसा है। उसको हम डिसेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात हुई यहां। मतलब कंजर्वेशन क्या है कि आपने मान लीजिए सेम 2 तरह के ग्लास थे, मतलब एक जैसे ग्लास थे दोनों,
एक ग्लास में से जो भी जूस है उसको एक पतली सी ट्यूब में डाला जो लंबी है, बट अमाउंट सेम है इसकी। तो अगर बच्चे ने ये कहा कि ये जो बड़े वाला है यही ज्यादा है, इसका मतलब वो प्री ऑपरेशनल थॉट में है, 2 से 7 वर्ष में है, अभी उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं आई, अभी उसमें कंजर्वेशन नहीं आया, यानी संरक्षण नहीं आया। लेकिन अगर वो समझ जाए कि दोनों बराबर ही हैं, कोई भी यूज कर लीजिए, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है, लॉजिक आ चुका है, और अब वो क्या कहें उसको, कंजर्व कर सकता है, संरक्षण है उसके सामने। कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल। चलिए फिर पीछे चलते हैं वापस से, अभी तो वाइगॉस्की है, फिर कोहलबर्ग करेंगे। बाकी की 2 चीजें भी आती हैं, सीसीएस पढ़ा था ना हमने। देखो, डिसेंट्रेशन है जब आप एक ही एस्पेक्ट में ना देखें, एक चीज के बाकी भी तरीके हो सकते हैं, उसके बाकी भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये आप देखने लगे। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर फोकस ना करें, पूरी एनर्जी आप एक ही जगह नहीं लगा दे रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर एक बॉक्स है छोटा, तो इसके कलर पर, या तो अगर जो बच्चा सेंट्रेशन में है, मतलब केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण नहीं आया, तो वो सिर्फ या तो इसका कलर ही देखेगा या तो इसकी शेप ही देखेगा, वो इसके बाकी एस्पेक्ट नहीं देखेगा। ठीक, कि इसकी शेप भी है, इसका कलर भी है, इसमें ये भी फीचर है, ये है। तो ये डिसेंट्रेशन है, जब आप अलग अलग तरीके से या उसके अलग अलग यूजेस को देख सकते हैं, या अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा समझ लेते हैं अब क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण कहते हैं, और ये बहुत पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन कब आएगा? तो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, 7 से 11 वर्ष में। 7 से 11 वर्ष में क्लासिफिकेशन क्या है? आप अलग अलग विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं चीजों को। जैसे यहां आप देख रहे हैं, ये सर्कल है, यानी वृत्त कहते हैं आई थिंक, तो उसको आपने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। ये स्क्वायर है तो आपने एक अलग साइड में डाल दिया। ये रेक्टेंगल है तो उसको अलग डाल दिया, और उसमें भी कलर देखा कि जो ग्रीन रेक्टेंगल है उसको ग्रीन के साथ रखा, जो व्हाइट रेक्टेंगल है उसको व्हाइट के साथ रखा। यानी कि आप विशेषताओं के आधार पर क्या कर सकते हैं? कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन, जब आप विभाजित कर सकते हैं। सीरिएशन, सीरिएशन क्या है? सीरिएशन मतलब आप सीरीज में विभाजित कर रहे हैं, सीरीज में लगा पा रहे हैं, ये कह सकते हैं। क्रमिक रूप से आप लगा पा रहे हैं, ये कह सकते हैं। भाई छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में आप लगा सकते हैं। ये है सीरिएशन। जैसे आप देख रहे हैं, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। उसी तरीके से आप सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सीरीज में लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं इसको हम। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात। तो ये एक बेसिक सी बात है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आती है 4th स्टेज, जिसके बाद प्याजे खत्म, फिर हम वाइगॉस्की पर जाएंगे और कोहलबर्ग को बहुत अच्छे से करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ, तो ये 4th स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये आखिरी स्टेज है अगर मैं बात करूं प्याजे की। फॉर्मल ऑपरेशनल है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है बात? मतलब अब ये हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जहां बच्चे में इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों तरह के थॉट आ चुके हैं। इंडक्टिव तो पहले ही आ गया था। कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के हमने एक बात डिस्कस की थी, लॉजिक आया है बच्चे में, वो रीजनिंग लगा पाएगा, लेकिन कहां? उन चीजों को जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां के एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लेकर के लॉजिक कब आएगा, तो वो आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन जो है वो यहीं डेवलप होगी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप ऐसे विषयों पर भी, ऐसे जटिल विषयों पर भी सोच सकते हैं जो आपके सामने ना हो, जो आपसे रिलेटेड ना हो, दूसरों के पूरे पर्सपेक्टिव्स, उनसे रिलेटेड फीलिंग्स, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी इस स्टेज में, ये कह सकते हैं हम। यानी अमूर्त चिंतन, वो चीजें जो आइडियाज में है, जो इमेजिनेशंस में है, उन पे भी आप सोच पा रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में लॉजिक कब आएगा? तो फॉर्मल ऑपरेशनल में। कॉन्क्रीट चीजों के बारे में लॉजिक कब आएगा? तो वो आएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। या सिंपल पूछ ले लॉजिक कब आएगा, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। लेकिन जैसे ही वर्ड लिखा हो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, तो समझ जाओ बात कि बात हो रही है फॉर्मल ऑपरेशनल की। ठीक? हाँ, आयु गलत है, सही बोल रहे हो आप, ये गलती से टाइप हो गया होगा। 11 से 15 इसको लिख लेना, 11 ईयर्स एंड अबव लिख लेना। ठीक है बात? क्लियर हो गई बात? 11 साल से 15 वर्ष। तो ये एक सिंपल सी बात हुई। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव लॉजिक आ जाएगा,
और अगर मैं बात करूं, एक दो चीजें और आती हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगी, ये कह सकते हैं। हाइपोथेसिस वो कर सकता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर वो सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है ना, जो इकोनॉमिस्ट में पाई जा सकती है। अगर कोई इकोनॉमिस्ट आपसे 5 साल पहले ये घोषणा करे कि जो इकोनॉमी है वो डाउन जाएगी, तो मतलब क्या है कि उसने एक ऐसा एनालिसिस किया है जो हाइपोथेटिकल है, जो परिकल्पना है, जो उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे है, जो ऐसा नहीं हवा में तीर है, लेकिन कुछ साइंटिफिक स्टडी या कुछ उसकी साइंटिफिक थिंकिंग है जो वो आगे तक का देख पाएगा। या जितनी भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो सब कह सकते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव लॉजिक का यूज किया जाता है। ठीक है बात, ये एक छोटी सी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं लेव वाइगोस्की की। इनकी थियोरी है सोशियो कल्चरल अप्रोच। ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये समाज से बच्चा निर्माण करेगा नॉलेज का। ये कहेंगे कि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके आप अपनी समझ को विकसित करते हैं, ऐसा वाइगोस्की कहेंगे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। ठीक है बात, ठीक हो गई बात। गोल ओरिएंटेड कौन सी स्टेज में आएगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जन्म से 2 वर्ष। दिशा निर्देशित व्यवहार, उसने रिमोट देख लिया अगर वहां रखा हुआ, तो वो उसके लिए वो गोल है अपने आप में, और वो उस दिशा में व्यवहार करेगा, वो चल के जाएगा, उसको टच करेगा, देखेगा जो भी करना है। उसके बाद क्या होगा, वो उसको टच करके उसे नुकसान हो फायदा हो वो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसने एक गोल बना लिया और उसकी तरफ वो डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, क्लियर बात। आगे बढ़ेंगे। अब रिवीजन में पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो, मतलब लास्ट में पूछना, फिर मैं एक बार और बता दूंगी। अगर मैं बात करूं वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की का सोशियो कल्चरल अप्रोच कहा जाता है। इनका भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है, लेकिन इनकी थियोरी को सोशियो वाइगोस्की की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, अंतःक्रिया करके, इंटरेक्ट करके हम सीखते हैं। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, याद रखने के लिए आपके स्कीमा में फिट हो जाएगा। सिर्फ 38 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था, लेकिन बहुत एमिनेंट काम किया इन्होंने। एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। ये बात करेंगे कि समाज के साथ इंटरेक्शन करके रचना करेगा बच्चा अपने संज्ञान की, अपनी नॉलेज की। सोशल और सोसाइटी और कल्चर पर ये बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अब इनके कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स की बात की है अपनी थियोरी में, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? एक तो है सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आप समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक। दूसरा है कल्चर, यानी संस्कृति। आपकी जो संस्कृति है, जो धरोहर चली आ रही है आपकी वन जनरेशन टू अनदर। ठीक। लैंग्वेज मतलब भाषा। तो भाषा क्या है? एक टूल बताया इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का, जबकि वाइगोस्की ने प्याजे ने उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल स्पीड तेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग देखिए थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं तो 3 एस्पेक्ट बताए हैं कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा सीखेगा, मतलब जब आप समाज बड़े होते हैं, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही आपकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है। मतलब आप समाज में हैं, आप लोगों से बात करते हैं, और आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ग्रुप्स में सीखते हैं। तो ये ग्रुप को काफी फोकस करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीखने पर काफी फोकस करेंगे। संस्कृति से जो हमारी धरोहर चीजें चली आ रही हैं उनसे सीखने पर काफी फोकस करेंगे, और लैंग्वेज को एक टूल बताएंगे संज्ञानात्मक विकास का, जिससे आपकी समझ जो है वो बेहतर होगी। परस्पर सहयोग की बात करेंगे, बिल्कुल सही लिखा है आपने पुष्कर जी। आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें हुई। अब वाइगोस्की की बात लैंग्वेज के ऊपर देख लेते हैं। वाइगोस्की ने कहा है कि लैंग्वेज कहां से डेवलप होती है? सोशल इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन मतलब जब आप समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, भाई आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी रिश्तेदार अगर घर पर आएगा तो वो बात आपसे किस में करेंगे? भाषा में। तो ऐसे ही आप इंटरेक्ट कर करके, अंतःक्रिया कर करके उनके साथ भाषा को सीख लेते हैं। तो लैंग्वेज की डेवलप होने में बहुत बड़ा रोल किसका है? समाज का है, सामाजिक अंतःक्रिया का है। बिल्कुल सही बात है उषा जी। वाइगोस्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो व्यक्ति है उसके लिए, ह्यूमन के लिए लैंग्वेज क्या है? सबसे बड़ा टूल है, जिसके थ्रू आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को आगे तक के लिए संजो करके रख सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर।
इन्होंने 3 प्रकार की लैंग्वेज की बात की है। अगर मैं बात करूं 3 फॉर्म्स की बात की है लैंग्वेज की, जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आता है। सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक या व्यक्तिगत वाक कह सकते हैं, और फिर है साइलेंट इनर स्पीच। इसको हिंदी में नहीं पता क्या कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट है। तीनों टाइप्स को समझ लेते हैं। ये कहानी को छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा नोट्स में या पीडीएफ में। अगर मैं बात करूं यहां तो इन तीनों प्रकार को समझेंगे 1 मिनट का समय लगेगा बस। देखते हैं एक बार। जो वाइगॉस्की के अनुसार 3 प्रकार की स्पीच है। ये 3 प्रकार कौन से हैं? स्पीच के ये फॉर्म्स हैं, यानी भाषा के प्रकार हैं वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। पहला है प्राइवेट, पहला हुआ सोशल स्पीच, सोशल स्पीच। दूसरा है आपका प्राइवेट स्पीच, जिसको निजी वाक कह सकते हैं, और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां तक की बात? ठीक। अगर मैं बात करूं सोशल स्पीच की, तो ये 2 साल के आसपास बच्चा बोलने लग जाता है। ठीक, 2 साल के आसपास बच्चा बोलने लग जाएगा। वो प्रोफेसर स्मिथ वाली बात भी आप याद कर सकते हैं कि 1 साल में 3 वर्ड की वोकैबुलरी है, फिर 2 साल में 272 और 5 साल में 2072, यानी वो 2 वर्ड्स को जोड़ करके एक वाक्य बनाने लग जाएगा 2 साल में। टेलीग्राफिक स्पीच, मतलब वो बोलने लगेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ आपसे मांगने लगेगा, दूध वूध या जो भी उसको चाहिए। तो ये हो गई सोशल स्पीच, जब बच्चा समाज में बात करे, मतलब बाहर वो बात कर रहा है आपसे या किसी और से, खुद से नहीं। फिर है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को निजी वाक कहते हैं। निजी इसलिए कहते हैं या निज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा स्वयं से बात करेगा, बोल बोल के, वो खुद से बोल बोल करके बात करेगा। और ये इस 3 से 6 वर्ष के बीच में होगी ये चीज। फिर 7 साल के आसपास साइलेंट इनर स्पीच आ जाती है, मतलब अब उसको बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, वो मन में ही किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है, जैसे हम लोग सोचते हैं। मतलब जो स्पीच है वो साइलेंट हो गई और अंदर चली गई, इनर चली गई। ठीक, तो ये कह सकते हैं। यहां सबसे पहले जो एक बात पूछी जाती है वो आती है प्राइवेट स्पीच की। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। प्राइवेट स्पीच है जब बच्चा बोल बोल कर खुद से ही बात करे। तो वाइगॉस्की कहते हैं वो खुद को डायरेक्शन देगा, खुद को वो दिशा देता है जब वो बोल बोल करके खुद से बात करे। मान लीजिए ये उसकी कोई एक उसने रेलगाड़ी बनाई है, कोई एक ट्रेन का वो पटरी बनाने में लगा हुआ है, तो वो कहेगा ये वाला पीस कहाँ गया। कोई पजल सॉल्व करने में लगा हुआ है तो कि ये वाला कलर कहाँ गया, ये वाला पीस कहाँ गया, इसको कैसे अरेंज करना है, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक, मौन वाक भी कह सकते हैं साइलेंट इनर स्पीच को, ये मन में होगा। सोशल स्पीच जब बच्चा सबसे बोल करके बात करेगा। ठीक है बात, अपने एक्शंस को गाइड करता है बच्चा, ऐसा वाइगॉस्की कहेंगे कि भाई वो खुद से ही बोल बोल कर बात इसलिए करता है ताकि खुद को डायरेक्शन दे सके, खुद को एक दिशा दे सके, खेल में भी और वैसे भी, और ये इसके संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करेगी जो आपकी लैंग्वेज है, ऐसा वाइगॉस्की मानेंगे। ठीक है बात, सिंपल। फिर है सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ और टर्म्स हैं जो वाइगॉस्की ने जिनके बारे में बात की है। बहुत शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे, फिर कोहलबर्ग की थ्योरी पर समझेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक दायरा है जहां तक आपका संभावित विकास का क्षेत्र है, ये यहां तक आप सीख सकते हैं, मतलब आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं, ये आपके जोन में है, संभावित विकास के क्षेत्र में है कि यहां तक संभावना है आपका विकास हो सकता है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आप खड़े हुए हैं, है ना, जिनको आप स्वयं कर लेते हैं। इस गोले के अंदर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। जैसे कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद ही कर लेते हैं। ठीक, तो वो हो गई आपका ये सेंटर, लेकिन आप यहां तक पहुंच सकते हैं और इसके बाहर आपसे खुद सॉल्व नहीं होता। अगर किसी की मदद मिल जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो लेट्स लर्न हो, कोई कोचिंग हो, कोई और व्यक्ति हो जिसने क्रैक किया हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको स्कैफ फोल्डिंग मिल जाए, ये जो मदद है इसको स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, मचान कहते हैं, पाड़ कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो अगर आपको स्कैफ फोल्डिंग यानी क्यूज मिल गए, कुछ हिंट्स मिल गई, किसी ने आपकी मदद कर दी। अब ये एज में आपसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। प्याजे एज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कहेंगे अगर एज से पहले आप नहीं सीख सकते, लेकिन वाइगॉस्की कहेंगे कि एज का कोई यहां मैटर नहीं है, आप अपने से बड़े से छोटे से किसी से भी सीख सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो उस फील्ड में आपसे ज्यादा जानता हो। एक बेसिक सी बात हो गई। अगर मैं बात करूं स्कैफ फोल्डिंग की, स्कैफ फोल्डिंग हमने अभी समझा, वो प्रोसेस जिसमें मदद दी जाए, हिंट दी जाए, जिससे आप अपने ZPD में पहुंच सकें।
आप सीटेट क्रैक कर जाएंगे, बस आपको एक मदद की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद कर लेते हैं, जो आप खुद कर लेते हैं और जो किसी की मदद से पहुंचते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है आपका स्कैप फोल्डिंग। और ये स्कैप फोल्डिंग देगा कौन? ये स्कैप फोल्डिंग तो एक प्रोसेस हुई ना, प्रक्रिया तो एक प्रोसेस थोड़ी ना इंसान होता है या कोई एक व्यक्ति है, ये प्रोसेस है स्कैप फोल्डिंग की। जिसको देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर, वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो उस एरिया में। एज का कोई यहां मैटर नहीं है, ये आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। क्लियर बात? हाँ बिल्कुल प्रशांत कह सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात हो गई। भाई क्या होता है, कई बार आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे होते हैं मैथ्स में, तो आपको सारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ना दे, आपका जो स्कैप फोल्ड है या आपका जो मोर नॉलेजेबल अदर है, कोई टीचर हो सकता है, आपके कोई दीदी भैया हो सकते हैं, वो क्या करें, उस स्टेप में आपको मदद कर दें। तो स्कैप फोल्डिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें या तो आपको प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व कर दिया, कोई क्लू दे दिया आपको, कोई हिंट दे दी, जिससे फिर आप खुद करने लग जाएं। ये तब तक मदद दी जाती है, ये मदद ऐसी मदद है वो तब तक दी जाएगी जब तक आप स्वयं नहीं करने लग जाते। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप तब तक वो पीछे से पकड़ेगा एक व्यक्ति, जब तक आप खुद से चलाना नहीं सीख जाते। जब आप खुद चलाना सीख जाते हैं, वो पीछे से छोड़ता चला जाएगा और आप खुद इंडिपेंडेंटली उस चीज को करते चले जाएंगे। तभी तो पेपर आप दे के आएंगे, आपके साथ कोई और थोड़ी जाएगा। तो ये मदद तब तक की है जब तक आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते उस चीज को। ठीक है बात? चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट से बताओ, बस एक कुछ सेकंड्स में बता दो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम्म। सही है, कोई बात नहीं बट केजरीवाल बिजली थोड़े ना चलाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को हो रहा है और भी, नो डाउट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जेडपीडी या स्कैप फोल्डिंग या मोर नॉलेजेबल अदर की अगर हम बात करें, तो जेडपीडी है वो दायरा, वो सर्कल जहां तक आपका विकास संभावित रूप से हो सकता है। एक एरिया वो भी होगा जिसके बाहर आप सीख ही नहीं सकते, वो जेडपीडी के बाहर की बात हो गई। इस जेडपीडी में आपको स्कैप फोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी अगर आपको किसी की मदद मिल जाए, जो टेम्परेरी हेल्प है, जब तक आप खुद नहीं कर सकते या करना नहीं सीख जाते। ये देगा कौन? एमकेओ। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाना आपके दायरे में है, आपके जेडपीडी में है, लेकिन आपको स्कैप फोल्डिंग चाहिए। आप पैडल तो मार सकते हैं, आप पकड़ भी सकते हैं हैंडल, ये आपका खुद एक्चुअल में आप जो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मदद चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। तो जो आप खुद कर सकते हैं, इस पे बैठ सकते हैं आप खुद, और जो आप मदद के साथ कर सकते हैं, उसी के बीच के डिफरेंस को हम यहाँ क्या कह रहे हैं? जेडपीडी कह रहे हैं। ठीक, मतलब जो आपके फादर हैं या कोई भी आपसे बड़ा है, वो मोर नॉलेजेबल अदर बन गया, और ये जो प्रोसेस है हेल्प की, ये स्कैप फोल्डिंग कहलाएगी। और यहाँ ये स्कैप फोल्डिंग हटा दी जाएगी। ये तब तक की सीढ़ी है जब तक आप ऊपर पहुंच नहीं जाते, फिर आपको हटा दिया जाएगा जो हेल्प है। तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है, परमानेंट नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से। While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Najma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this shoe." This kind of talk is referred to by Vygotsky. मतलब एक क्वेश्चन है सिंपल आपसे कि अगर मैं बात करूं तो एक बच्ची है नजमा, संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। कुणाल, मैं कई बार बता चुकी हूँ, हिंदी वालों के साथ, सबके साथ तो वैसे जनरलाइज नहीं कर सकते, बट कुछ लोगों के साथ समस्या ये होती है, वो ध्यान से नहीं सुनते और ट्रांसलेशन में उनको लगता है जो लिखा है मैंने बोला नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए, 5वीं क्लास में तो है नहीं यार आप लोग। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती हैं, वो खुद से बोल रही है करते हुए। एक पजल है, उसमें कुछ नीले बॉक्सेस हैं, कुछ रेड बॉक्सेस हैं, उनको लगाते हुए एक नीला बॉक्स उठाया और कहा यार ये वाला नहीं, वो ब्लू वाला। हम भी कई बार करते हैं, अरे ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन, मतलब हम खुद से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? वाइगोस्की इसको क्या कहेंगे? टॉक अलाउड, प्राइवेट स्पीच, ईगो सेंट्रिक या स्कैप फोल्डिंग? फटाफट से आंसर कीजिए। ईगो सेंट्रिक बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ईगो सेंट्रिक तो प्याजे ने कहा है, और प्याजे ने कहा है ये किसी काम की नहीं है। लेकिन इसको प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की कहेंगे, क्योंकि बच्चा खुद को निर्देशन देता है, इसको करते समय खुद को संबोधित करता है, व्यक्तिगत वार्ता में खुद को डायरेक्शन देगा। उसको पता है ना वो क्या कर रहा है, तो वो खुद को ही डायरेक्शन देने का काम करेगा। ठीक है। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब आप बच्चों को क्लू दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, और ये चाहे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में हो सकता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो आप टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, ये मॉडलिंग का एग्जाम्पल है, स्कैप फोल्डिंग का, रीइंफोर्समेंट का, या कंडीशनिंग का? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे।
स्कैप फोल्डिंग एग्जैक्टली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मचान या पाड़ या फिर ढांचा कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी हेल्प है, ये टेम्परेरी हेल्प है, हमेशा नहीं। आपको वहां हेल्प दी जाएगी जहां पर आप अटक रहे हैं, और उतनी दी जाएगी जब तक आप खुद इंडिपेंडेंटली नहीं कर लेते किसी चीज को। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वाइगॉस की थियरी हम खत्म कर चुके हैं, अब हम आएंगे कोहलबर्ग का, ये कोहलबर्ग पर, ये आज के लिए लास्ट थियरी होगी। व्हाट इज MKO, मोर नॉलेजेबल अदर क्या है? MKO इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ फैसिलिटेटर। MKO refers to anyone who has better understanding or a higher ability level than the learner, या फिर MKO refers to the ability of children to make use of knowledge, या फिर MKO is the abbreviation for more knowledgeable operations। अदर होता है, ऑपरेशंस नहीं होता। बताइए एक बार फटाफट से आंसर करके, फिर खत्म तो नहीं करेंगे अभी 15-20 मिनट में, और नेक्स्ट थियरी को समझेंगे। किसी ने पूछा भी था, उसमें डाउट है आपको कोहलबर्ग में, उसको भी क्लियर करेंगे। यार ये माइक बिल्कुल कस जाता है। बी ऑप्शन, मतलब MKO refers to anyone who has better understanding or a higher ability level than the learner। यही बात हमने की थी उस एक क्षेत्र में। हो सकता है आप खाना बनाना मुझसे अच्छा जानते हो सकता है आप कुछ और किसी और से अच्छा जानते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में विशेष होगा, यानी कि ऐसा कुछ हो सकता है जो आप हर किसी से सीख सकते हैं, या किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो वो कुछ ना कुछ का मतलब है जिस फील्ड में कोई एक व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता हो, आपसे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, आपसे लेवल एबिलिटी का जो लेवल है वो बेहतर हो, तभी तो आप उससे सीख पाएंगे ना। तो इस केस में ये हो गई एक छोटी सी बात कि ये मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा जानता है। आगे बढ़ जाएंगे और कोहलबर्ग पर आ जाएंगे। अब कोहलबर्ग की बात कर लेते हैं, ये आज के लिए लास्ट है। कोहलबर्ग की थियरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थियरी है और इसको समझेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे। अगर पुराने वीडियोस ना देखे हो देख लेना, वो बहुत छोटे छोटे तरीके से एक एक वीडियो, ये पूरा कंप्लीट रिवीजन के लिए वीडियो अच्छा है। प्री ऑपरेशनल में सीखेगा वो, सिंबॉलिक थॉट की अगर हम बात कर रहे हैं तो। सही है, सही है, बहुत बढ़िया आबा। चलिए फिर अगर मैं बात करूं कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट, हम सभी जानते हैं। अगर मैं कोहलबर्ग की बात करूं तो कोहलबर्ग ने, नैतिक विकास है क्या पहले ये बताओ। नैतिक विकास में बेसिकली हम बात करें तो कुछ ये सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इधर जाएं या इधर जाएं। ठीक, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अबाउट रॉन्ग और राइट। ठीक, तो ये कोहलबर्ग हैं, और कोहलबर्ग ने क्या किया था, कुछ 16-17 साल तक के बॉयज को लिया था जो अडोलेसेंट थे, और उन पर अपना क्या कहें, एक्सपेरिमेंट कहें, या फिर उनको बहुत सारी स्टोरीज या डिलेमास दी। डिलेमा क्या है, दुविधाएं, यानी कहानियां सुनाई, और वो ऐसी कहानियां थी जिनमें दुविधा थी, जिनमें डिसीजन लेने में फंसेगा इंसान। डिलेमा होता है इधर जाएं या इधर जाएं, कोई एक रास्ता आपको चूज करना पड़ेगा, और दोनों में से जो दोनों ही रास्ते हैं उनको एक रास्ता चूज करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसी दुविधा है कि आप दो बहुत ही प्यारे लोग हैं, मतलब आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक, अब कई लोग ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ठीक, तो इस केस में कि अगर बचाने का ऑप्शन, तो आप किसको बचाएंगे? या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एक्सीडेंट आपने सामने देखा, और आपका अगर कोई परिचित है तो शायद आसान हो जाए डिसीजन लेना, लेकिन आप वो एग्जाम देने जाएं या उस व्यक्ति को बचाएं। तो ये क्या है, डिलेमा, दुविधा मिल गई आपको। तो इस तरीके की दुविधा वाली बहुत सारी स्टोरीज उनको सुनाई बच्चों को। उसमें से एक बहुत ही फेमस डिलेमा है हाइंस डिलेमा। अब ये जो हाइंस डिलेमा है इसको समझते हैं। मॉरलिटी क्या है हमने अभी समझा, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं नैतिक रूप से जिनको हम सही मानते हैं, जैसे झूठ बोलना सही है या गलत, अब सबकी इस पे अपनी अपनी विवेचना होगी। ठीक, तो हम ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ चीजों को सही या गलत मानते हैं। ठीक, तो दैट इज मॉरलिटी। मॉरल रीजनिंग क्या है? मॉरल रीजनिंग है जो हम सही या गलत में से, भाई राइट और लेफ्ट में से आपने एक रास्ता चुना, अब ये राइट चुनोगे या लेफ्ट चुनोगे, इसके लिए कोई रीजन भी तो दोगे ना। अब ये जो रीजन है किसी बेसिस पे तो आपने चुना होगा ना, कोई रीजन ही तो होगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो मॉरल रीजनिंग है मॉरल डिसीजन लेने के लिए जो आप जिस तर्क का इस्तेमाल करते हो। ये तर्क किस बेसिस पे होगा? आपके संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर, कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर आपका ये तर्क बेस्ड होगा।
ठीक है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर होगा ये तर्क आपका। क्लियर हो गई बात? ठीक, आपका संज्ञानात्मक स्तर, ये बेसिकली प्याजे का मॉरल डेवलपमेंट था, उससे प्रभावित थी ये थ्योरी, कॉपीड नहीं थी, प्रभावित थी। ठीक है बात? क्या हुआ लोकेश? व्यक्ति को बचाएंगे, हाँ इसमें सबके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। हाँ कौन है ये, इतना नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल सही बात है। 72 बॉयज थे, उसमें भी कुछ 10 साल 13 साल 16 साल तक के कहा मैंने शायद, या कह दिया अगर 16 साल के तो वो डिफरेंट हो जाएगा, बट 16 साल तक के मतलब 16 साल से ऊपर के नहीं। ठीक, तो वो एक केस है इसमें। ये एक बात हुई। मॉरल डिलेमा अभी हमने डिस्कस किया था, दुविधा है, इधर जाएं कि इधर जाएं, आप बीच में फंसे हुए हैं, दैट इज मॉरल डिलेमा। ठीक है, अब एक बहुत ही फेमस डिलेमा है, आगे बढ़ते हैं। हाइंस डिलेमा बड़ी फेमस है। हाइंस एक व्यक्ति है जिसकी जो वाइफ है उसको कोई डेडली डिजीज हुई है जिससे जान जाने की संभावना है, यमराज तैयार खड़े हुए हैं। ठीक, और अब एक ही तरीका है कि कोई एक ऐसी दवाई है जो जान बचा सकती है, बाकी कहीं वो दवा अवेलेबल ही नहीं है, वो मेडिसिन, और ये दवा मिलती है किसी एक केमिस्ट के पास, किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने उस दवाई को बनाया है, लेकिन वो इस दवाई को जब ये लेने जाएगा हाइंस, तो वो उसका 100 गुना प्राइस या 10 गुना प्राइस, मतलब बहुत ज्यादा महंगा उसको करके बेचता है, और वो कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हारी वाइफ की जान जाए, कुछ हो, और इससे कम मैं नहीं दूंगा, मैंने इसको बनाया और मैं इसके लिए पैसे वसूलूंगा, है ना। ये वो वाली बात हो गई कि इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री, ये आजकल का स्टाइल है। ठीक, तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो हाइंस कोशिश करता है जितने भी वो अपने रिश्तेदारों से, जैसे भी जितना पैसा वो जुटा सकता है उतना वो देता है, 10 गुना तक भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्राइस हाई है उसका और वो मानता नहीं है। अब हाइंस के सामने सिर्फ एक रास्ता है, हाँ यमराज बहुत सुंदर है, एक रास्ता है हाइंस के पास, या तो वो चोरी कर ले, उस दवा को तोड़ करके ले आए उसकी दुकान से, या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। अब दुविधा हो गई ना कि ये इधर जाए या इधर जाए, वाइफ को मरने दे या चोरी कर ले, क्योंकि चोरी करना अपने आप में अच्छी बात मानी नहीं जा रही। तो इस केस में उसको क्या करना चाहिए? तो जो वो 10 साल 13 साल 16 साल के बच्चे हैं, वो अलग अलग एज का बच्चा अलग अलग डिसीजन लेने के लिए अलग अलग तर्क देगा। वो जो रीजनिंग है वो इंपॉर्टेंट है कोहलबर्ग के लिए डिसीजन से ज्यादा, कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। ठीक, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो हाइंस की बात करें तो 3 तरह के क्वेश्चन, ये बहुत सारे ऐसे सेवरल क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से कुछ 3 क्वेश्चंस थे कि अगर हाइंस को जो डील है, जो ड्रग है, उसको चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि चोरी करना लॉ को ब्रेक करना होगा, यानी उसको सजा हो सकती है, या फिर हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन, वो जो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि ऐसे मार दिया और जाके सरेंडर कर दिया, तो ये कर देना चाहिए कि चोरी करके और सरेंडर कर देना चाहिए, या फिर हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर, मतलब उसको चोरी तो कर लेनी चाहिए ड्रग, लेकिन प्रिजन नहीं जाना चाहिए, मतलब जेल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तो सही किया, वो भी तो गलत कर रहा था ना केमिस्ट वाला, वो भी तो उसको 100 गुना प्राइस पर बेच रहा था, तो उसने क्या गलत किया? वो जान बचा ली अपनी वाइफ की। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत कॉमन है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे होंगे। इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग एज के बच्चे अलग अलग बात कहेंगे। जो ये वाली स्टेज है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं इन क्वेश्चंस पर फिर से आऊंगी कि कौन सी स्टेज का बच्चा कौन सा तर्क देगा। ठीक है बात? तो अभी हम, उन्होंने इस आधार पर इनके आंसर्स या इनकी रीजनिंग के आधार पर बच्चों की क्या दिया, कुछ स्टेजेस दी मॉरल डेवलपमेंट की। बेसिकली इन्होंने स्टेजेस से भी ज्यादा लेवल दिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है जो लोग पहली बार पढ़ते हैं, बाकी तो नहीं होगी कंफ्यूजन। आप लोग काफी संख्या में जुड़े हुए हैं यार, आज तो बीच में मेरी एनर्जी भी वैसे लो है कंपैरेटिवली जितनी रहती है उससे। देखिए एक बार, अगर मैं बात करूं तो कोहलबर्ग ने लेवल दिए, स्तर कह सकते हैं। कितने लेवल दिए? 3 लेवल दिए, 3 स्तर हैं मॉरलिटी के। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। लेवल 1 को कहा गया प्री कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशन से पहले, यानी पूर्व पारंपरिक। दूसरे को कहा गया कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। ये 3 लेवल हैं। अब इन 3 लेवल्स में 2-2 स्टेजेस हैं। कोहलर अलग है, कोहलर वो वोल्फगैंग कोहलर है, वो इंसाइटफुल लर्निंग है, वो डिफरेंट गेस्टाल्टवाद है, ये मॉरलिटी पे थियरी है, ये कोहलबर्ग है।
है ना, जैसे विलियम स्टर्न और स्टर्नबर्ग अलग हैं, उसी तरीके से कोहलर और कोहलबर्ग अलग हैं, है ना। डोंट मिक्स मैंगोज विद एप्पल्स, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये जो कंफ्यूजन में क्लैरिटी है। अगर मैं बात करूं तो हर एक लेवल पे दो दो स्टेजेस हैं, हर एक लेवल पे दो दो स्टेजेस हैं। ये हुई तीसरी स्टेज, फिर ये फोर्थ स्टेज आ जाएगी, फिर ये फिफ्थ आ जाएगी, और ये आ जाएगी आपकी सिक्स्थ स्टेज। तो स्टेजेस कितनी हो गई इस हिसाब से, स्टेज शेक बनेगा बहुत बढ़िया शुभांगी। स्टेजेस कितनी हो गई इस हिसाब से, 6 स्टेजेस हो गई टोटल, और 3 लेवल्स हो गए। तो लेवल्स कितने हैं, कमर में भी दर्द है भाई, बुढ़ापा नजदीक है मेरा सॉरी स्टेजेस कितने हैं, 6, ठीक है। इस सीटेट के बाद मैं ऐसे हाइबरनेशन पे चली जाऊंगी, मतलब मैं थोड़ा आराम करूंगी। खैर ऐसा मैं हर सीटेट में बोलती हूँ और आज तक वो हुआ नहीं है, बट इस बार होगा, है ना। 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 लेवल में हर एक लेवल पे दो दो स्टेजेस शामिल हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे लेवल पूछा है यानी स्तर पूछा है, स्तर पूछे हैं तो सिर्फ 3 स्तर हैं, और अगर आपसे चरण पूछे हैं तो चरण है आपके 6। तो इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन पक्का आता है सीटेट में, तो 100% कह सकते हैं, वैसे 100% कभी कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप ईश्वर नहीं है, बट 99.9% कह सकते हैं, ठीक है। एक जोक सुना दो, हाँ पेमेंट भिजवा देना स्टैंड अप कॉमेडी का, सुना देंगे मजाक कर रही हूँ। हाँ सही है, सही है, सही है। तो अब यहां सिंपल सी बात हो गई, अब इसको एक एक करके समझेंगे बिल्कुल डिटेल में, लेकिन ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस से शुरू होगी, फिर वो उसको म्यूचुअल एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद तीसरी स्टेज आ जाएगी, वो सोशल लॉज की बात करेगा। इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। फिर जो आखिरी है वो अपने आप में खतरनाक लेवल है जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो उन सबको समझेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कहानी पर वापस। सीडीपी में कहानियां बहुत हैं, हाँ यमराज वाली स्टोरी, हाँ मेरे को तो ले गए थे कई बार, स्टोरी सुना दो यमराज वाली, आ जाओ एक बार स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, स्टेजेस भी कहना गलत होगा, बस मॉरल डेवलपमेंट के लेवल्स और उनके अंदर स्टेजेस, ठीक, तो कट कर लेना। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, ये 10 साल की उम्र तक कह सकते हैं इसको। और अगर मैं बात करूं, एज कभी नहीं पूछी जाती आपसे, लेकिन स्कूल चिल्ड्रन कह लीजिए आप, 10 साल की उम्र तक कह लीजिए। पूर्व पारंपरिक यानी परंपराओं से पहले, रूढ़िवाद से पहले, मतलब अभी बच्चे को कुछ नहीं पता आपके समाज में क्या परंपराएं चल रही हैं, क्या रूढ़ियां हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या है वो, उसका जो नैतिकता है, जो उसकी मॉरलिटी है, वो 2 स्टेजेस में विभाजित है। उसके क्या रीजन है देख लेते हैं। एक स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज यानी पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी इसको कह देते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कह देते हैं, कई कई नाम है इनके, ठीक। तो इस स्टेज में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब वो आज्ञा का पालन इसलिए करेगा ताकि पनिशमेंट से बच सके। भाई डांट पड़ेगी मम्मी से इसलिए होमवर्क कर लो, ठीक, झूठ मत बोलो क्योंकि डांट पड़ेगी। हाइंस को वो एक डिफरेंट मतलब चीज पे चला गया, ठीक, उसको बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो बच्चा आज्ञा पालन इसलिए करता है ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, और कोई काम उतना ही बुरा है जितनी ज्यादा पनिशमेंट उसमें मिलेगी। मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिली है, अगर अपने बड़े भाई बहन को 4 थप्पड़ लगते हुए देखे हैं जो कि गलत है, तो वो 4 जो थप्पड़ हैं, अगर 4 लगे हैं तो मतलब ज्यादा काम गलत किया होगा, अगर 1 लगा है तो कुछ कम गलत काम किया होगा। तो मतलब उसको लगता है पोटेंशियल पनिशमेंट जितना है उसके हिसाब से गलती होगी, ठीक है बात, बहुत बड़ा नीतीश। सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब वो टिट फॉर टैट की बात करेगा कि अगर मैं ये आपके लिए कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा बदले में, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, पहली स्टेज कि बच्चा आज्ञा का पालन करेगा, मम्मी पापा की बात मानेगा सबकी, क्यों, क्योंकि फिर नहीं मानी तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक। तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, ये चीज दिमाग में आपके छप जाएगी, ठीक है बात। आ जाए एक बार अपने टॉपिक पर वापस। फिर है सेकेंड स्टेज
इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन या म्यूचुअल एक्सचेंज कह सकते हैं इसको। म्यूचुअल एक्सचेंज हिंदी में भी अभी डिस्कस कर लेंगे क्या कहेंगे, ये नोट्स में मिल जाएगा। हिंदी की अगर बात करूं, हिंदी में इसको कहेंगे स्वलाभ मानसिकता, मतलब अपना ही लाभ देखेगा व्यक्ति, ठीक। म्यूचुअल एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, मतलब टिट फॉर टैट, ऐसे हाथ मिलाया जाएगा, नोकिया वाला कनेक्टिंग पीपल, के अगर आपको घर का कुछ सामान मंगवाना है तो मुझे पॉकेट मनी देनी पड़ेगी, उसमें से कुछ, मतलब अगर मैं 5 रुपए की चीज लाऊंगा तो मुझे भी 2 रुपए की एक चॉकलेट चाहिए, है ना, क्योंकि मैं घर का कुछ काम कर रहा हूँ। घर का कुछ काम किया उसने तो वो कहेगा, हम में से कई लोग ये अभी भी करते होंगे, है ना, कि आज मैं ये वाली सफाई कर दूंगा या कर दूंगी, मेरे लिए पराठे बना देना, ठीक। क्या है ये म्यूचुअल एक्सचेंज है, टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा वाली स्टेज है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ठीक। तो टिट फॉर टैट, ठीक, जैसे को तैसा। सेल्फ इंटरेस्ट, हर चीज में वो पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा कि मुझे क्या मिलेगा इससे बदले में करने में, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात है, क्योंकि बच्चों को कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है, ये कन्वेंशन से पहले की स्टेज है, ठीक। तो ये दोनों स्टेजेस, यानी पनिशमेंट से बचने के लिए एक तो सही काम करेगा, दूसरा अपना इंटरेस्ट देखेगा, समाज में क्या परंपराएं चल रही हैं उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सेकेंड लेवल आ गया आपका कन्वेंशनल, यानी परंपरागत। अब ये पूरा अपने आप में ये महान सा लेवल है कि हम सब इन्हीं में बंधे रह जाते हैं, क्या कहेंगे लोग, ठीक। तो ये सबसे बड़ा रोग वाली कहानी है। तो अगर हम देखें यहां तो ये थर्ड और फोर्थ लेवल है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी गुड बॉय गुड गर्ल, आपको अच्छा कहा जाएगा यदि आपने पेरेंट्स की सारी बातें मानी या ये किया वो किया, है ना, चाहे। फिर है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आप जो रूल्स हैं समाज में उनको आप हमेशा फॉलो करेंगे। जो वो हाइंस वाला क्वेश्चन था ना कि अगर वो रूल ब्रेक करता है हाइंस तो ये गलत होगा, क्योंकि इट वुड बी लॉ ब्रेकिंग, मतलब वो रूल्स को तोड़ेगा ऐसा करके। तो ये वाला बच्चा, थर्ड स्टेज वाला बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं करेगा कि गुड बॉय नहीं बचेगा हाइंस, और फोर्थ जो है वो वैसे नहीं करेगा क्योंकि रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं आप, और रूल्स आर रूल्स होते हैं, चाहे कुछ हो जाए रूल्स को इधर उधर नहीं किया जा सकता, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ये है आपकी थर्ड स्टेज, सेकेंड लेवल में आएगी, ठीक। स्टेजेस को हम 1 to 6 लेकर के चलते हैं, और लेवल में हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हर लेवल में 2-2 स्टेज। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं तो यहां बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है, A++ लाएगा बच्चा, क्यों, क्योंकि मम्मी जब देखेंगी तो कहेंगी तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, टीचर जब देखेंगी तो कहेंगी शाबाश, और वो इस शाबाशी के चक्कर में जिंदगी अपनी निकाल देगा, उसको बस गुड बॉय गुड गर्ल सुनना है, ठीक। गलत नहीं है इसमें कुछ, मतलब हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं ना, तो मैं दूसरा दिखा रही हूं अभी, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है आपको सब सामने कि गुड बॉय नाइस गर्ल क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, ठीक। तो वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभी भी तारीफ सुनना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं स्पेशली, मतलब ऐसे तो ये तो जेंडर बायस हो जाएगा, बट ठीक है, मतलब जैसा माना जाता है, और कि थोड़ी तारीफ कर दो आप, ऐसे कि कोई आंटी आई हो ऐसे तारीफ कर दो आप, बहुत बढ़िया आंटी, अच्छे लग रहे हो, और वो एकदम नेक्स्ट लेवल। तो ये क्या क्या है, मतलब खुश हो जाएगा, गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो मॉरलिटी किस चीज पे बेस्ड है कि अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा सुनने को मिलेगा। यू आर गुड गर्ल मैम, देखो तृप्ता ले लो मजे लो सही है सही है। फिर है फोर्थ, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है ये, है ना। तो एक और क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे यदि तुम फर्स्ट आओगे, यदि तुम सच बोलोगे, तो ये क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देखो क्योंकि इंसान में, ह्यूमंस में इमोशंस है ना, अगर आप सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से किसी को कंट्रोल कर सकते हो तो वो इमोशंस है ना। तो आप इमोशंस के लेवल पे खेल सकते हो, मतलब ये कह सकते हैं, और ये खतरनाक है अपने आप में, मतलब मैं खेलना नहीं सिखा रही हूँ आपको, मैं इवन ये बता रही हूँ कि ये बहुत खतरनाक है। तो इमोशंस को अपने मैनेज करके चलिए, अपने हाथ में रखिए अपनी चाबी, नहीं तो मुश्किल तो होगी ही, बट ठीक है, आग का दरिया है, डूब के जाओगे क्वेश्चन। ये फोर्थ स्टेज है, ज्यादा रद्द हो गया, दिमाग चल गया मेरा देखो एक बार, हाँ बहुत बढ़िया शुभम, एक ही बात है श्वेता, एक ही बात है। सही है। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, अब ये रूल्स आर रूल्स वाली स्टेज है,
है ना। वो होता नहीं था ऐसे, हमारे यहाँ तो बहुत होता था, मतलब ये जो वो एक ऐसे, जब मैं छोटी क्लासेस में थी तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। हालांकि हमारे जैसे बच्चे मजेदार होते हैं, वो कहाँ मानते हैं। तो ऐसे वो होता नहीं था कि एकदम आप ऐसे दो चोटी बना के जानी है, अगर नहीं दो चोटी भी नहीं, तब तो मैं और छोटी थी, 8th में थी। वो हेयर बैंड लगा के जाना है, थोड़े से बाल अगर आपके बड़े हो गए हैं तो। अब उस केस में मैं तो पॉकेट में ही रख के जाती थी, लगा के नहीं जाती थी। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका कोई फ्रेंड भी है जो डिसिप्लिन इंचार्ज है, या आपको भी बना दिया, चलो आपके केस में तो डिफरेंट हो जाएगी बात क्योंकि आप खुद ही हो, लेकिन जो आपका कोई फ्रेंड है जो डिसिप्लिन इंचार्ज है और आपकी बड़ी अच्छी दोस्त है या बड़ा अच्छा दोस्त है ना, क्लास में तो आप बड़े मजे में रहते हो, एक दूसरे का सारा खाना खा जाते हो। अब वो लाइन में लगे हुए हैं वो वाले लोग जो इनडिसिप्लिन्ड हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं आए, तो आपको पकड़ के कहेगा यार दोस्ती अपनी जगह है, रूल्स आर रूल्स, मतलब रूल्स ब्रेक करने पे सजा मिलेगी, बाकी सारे चीजें अपनी जगह पर हैं। ठीक है बात। तो अगर मैं बात करूं बहुत बढ़िया सोने का, अगर मैं बात करूं तो यहां बात होती है मेंटेन करने की। मतलब अगर हम एक के लिए रूल्स ब्रेक करेंगे तो फिर सभी उसको ब्रेक करेंगे और समाज में एक ऑर्डर नहीं बचेगा। तो रूल्स आर रूल्स, या रूल्स आर स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, या रूल्स कैन नॉट बी ब्रोकन। अगर आपने रूल ब्रेक किया है इसका मतलब फिर सब रूल ब्रेक करेंगे। अगर एक बंदा रूल ब्रेक करेगा, एक बंदा रेड लाइट जंप करेगा, तो सब करेंगे। ठीक है बात। तो इस केस में ये जो पुलिस की बात हो रही है, मतलब रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, रेड लाइट को जंप नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति रेड लाइट जंप करेगा, सब करेंगे। मतलब अगर एक भी व्यक्ति, क्योंकि रूल्स किस लिए हैं, समाज में एक सोशल ऑर्डर बना रहे, सारी चीजें ठीक से होती रहें, अदरवाइज सब अपने अपने मन से चलेंगे और कोई ऑर्डर नहीं बचेगा। और जब ऑर्डर नहीं बचेगा तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। फिर है लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब ये परंपराओं से दूर चले गए आप, अब आपकी एक इंडिविजुअल मॉरलिटी, आप एक अलग ही लेवल पे हैं। ये हाईएस्ट लेवल है मॉरलिटी का, 2% लोग भी शायद पहुंच नहीं पाते इसके 6th स्टेज में। ठीक है बात। बिल्कुल फास्ट करो, अरे प्रिया खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाना, रोज सोते ही हो। पॉइंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर बहुत ज्यादा फास्ट करने पे यही होता है, मुझे लग रहा है प्याजे मैंने काफी फास्ट पढ़ा दिया है, तो उस चक्कर में कई लोगों ने जो पहली बार पढ़ा होगा उनको दिक्कत हुई होगी। खैर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये 2 स्टेजेस हैं इस लेवल की। ठीक है, ये वाला लेवल सबसे हाईएस्ट है, मतलब कि सिर्फ 1-2% लोग ही पहुंच पाते हैं यहां तक, मुश्किल है। देखते हैं एक बार, 5वें को कहेंगे सामाजिक संविदा, और इसको कहेंगे सार्वभौमिक नैतिकता। देखो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करेगा, वो सोशल लॉज की बात हो रही थी जो 4th स्टेज थी, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को 4th और 5th में। 4th क्या है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है कि आप नियम कायदे कानून बना के रखें समाज में ताकि एक ऑर्डर मेंटेन हो सके। लेकिन 5th स्टेज कहती है कि इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी है। मान लिया समाज का एक ऑर्डर हो, एक कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी हैं, और अगर उसको लगे कि मेरे जो राइट्स हैं वो उनका हनन हो रहा है, तो वो क्या करे, आवाज उठा सकता है, या रूल्स को बदला जा सकता है यदि वो भले में नहीं है या भले के लिए नहीं है तो। ठीक, जैसे वो वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कि एक व्यक्ति है जो इनकम टैक्स नहीं देता, उस पर लीगल प्रोसीडिंग होने के बाद भी, तो वो किस लेवल पर है, यानी 3rd लेवल पर है, पोस्ट कन्वेंशनल पर, और स्टेज पूछ लेता तो 5th हो जाता। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात है। ओके स्नेहा, चलिए देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अभिविन्यास कहेंगे, और इंडिविजुअल के कुछ राइट्स हैं। मतलब आप अगर समाज के लिए सामने भी आना पड़े, या आपको लड़ना भी पड़े, या आपको अपने लिए भी अगर आपको लग रहा है कोई रूल ठीक नहीं, तो एक इंडिविजुअल भी अपने राइट्स के लिए खड़ा हो सकता है। यहाँ रिश्वत नहीं लेनी, या रिश्वत के अगेंस्ट खड़ा होना, बोलते हैं ना पूरे सिस्टम के खिलाफ एक व्यक्ति, उस तरीके से। ठीक, अपने रूल्स के लिए, बेसिकली इंडिविजुअल ज्यादा है, ये इंडिविजुअल है आपके इंडिविजुअल नीड्स को लेकर के। लेकिन यहां आपको लगता है कि मतलब मैं दुनिया की क्यों मानूं, मैं मेरे अपने रूल्स हैं, मैं अपने तरीके से चलूंगा, ये सारी चीजें। या फिर आपको लगेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, तो आप रेड लाइट जंप कर सकते हो, क्योंकि समाज के लिए है नियम, लेकिन इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी हैं, और एक्सेप्शन में ऐसा किया जा सकता है। ठीक, अगर हम बात करें 6th स्टेज की, तो ये है भयंकर लेवल, जो लास्ट लेवल है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत कहेंगे। इसमें ऐसे लोग जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए, बहुत बड़े वर्ग के लिए, लोगों के लिए खुद को भी या खुद की जान तक को भी दाव पे लगा सकते हैं। जैसे वो कारगिल वाला क्वेश्चन था ना, कारगिल में एक मेजर है जो उनको पता है कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी वो लड़ते हैं, उस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो क्या है, वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। यहाँ आप काइंड ऑफ हल्के फुल्के स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं, जो भी है एक हाईएस्ट लेवल है ये कह सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की, तो नेल्सन मंडेला, गांधी जी, भगत सिंह, कितने सारे लोग यहाँ आ जाएंगे कि अपनी जान की भी बाजी लग सकती है, बहुत सारे लोगों का अगर फायदा है तो। वो इंडिविजुअल के राइट की बात करता था, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन के भले के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा सकते हैं, जो इनको लगता है कि ये रूल ऐसे होने चाहिए। ठीक है, बात इतनी लंबी क्लास, हाँ कोई बात नहीं, 3-3 घंटे के सेशंस पड़े हुए हैं, ये तो फिर भी अभी मुझे थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ता है, बहुत सारी चीजें फिर भी आपके सामने प्रेजेंट है। व्हाइट बोर्ड पे जब एक एक वर्ड लिखना था तब भी वो 3-3 घंटे के सेशंस अवेलेबल है। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, अगर मैं बात करूं, बहुत सभी व्यक्तियों के क्रिटिक्स अवेलेबल हैं दुनिया में, क्योंकि जब पॉजिटिव साइड होती है किसी चीज की तो नेगेटिव भी होती है, और कई लोग निकाल भी लेते हैं नहीं होती तो क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इनके कुछ क्रिटिक्स हैं कोलबर्ग के, वैसे इन्होंने सुसाइड कर लिया था, अब कोलबर्ग दुनिया में नहीं है। अगर मैं बात करूं, 10 मिनट में खत्म कर देंगे मुश्किल से, मैक्सिमम बोल रही हूं 10 मिनट। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, ये सभी कल्चर्स में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था या ये जो इनका ये सैंपल था, ये यूएसए के बच्चे थे शिकागो के, उनके ऊपर लिया गया, तो ये सभी संस्कृतियों में ये बात नहीं मानी जाएगी। और ऐसा माना जाता है, ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है इनको, ऐसा इनकी आलोचना की जाती है इस बात पर कि आपने कैसे कह दिया कि सभी कल्चर में लोग इसी तरीके से रीजन करेंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग समाज या परिवार या इमोशंस को लेकर के, मतलब सबकी संस्कृति में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सारी संस्कृति के लोग सेम ही तरीके से डिसीजन लेंगे। ठीक है, कल्चर बायस भी हो गई है। फिर है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। सिचुएशंस कैसी हैं, ये हुआ तो ये होगा, यदि ये हुआ तो ये होगा। जैसे मैंने अभी पूछा था कि व्यक्ति है या एग्जाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने 2 साल मेहनत की है, आपका एक अफेयर चल रहा था, जिससे शादी तभी होगी जब वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे यूपीएससी में या जो भी एक एग्जाम है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति का, और वो लास्ट अटेम्प्ट है आपका मान लीजिए, या सेकेंड लास्ट भी है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जान बच सकती है यदि आप लेके जाएं। अब यहां कह देना कि हम व्यक्ति को बचा लेंगे, अभी किसी ने लिखा था, लंका लग जाएगी, मतलब आपको डिसीजन लेने में आप डिलेमा में हैं, बहुत भयंकर। और ऐसी कितनी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, वो तो मैंने एग्जांपल्स आसान ले लिए थे कि आप फंसे होंगे कि ये करूं या ये करूं। तो इस केस में क्या होगा, आपने हाइपोथेटिकली हो सकता है कह दिया हो कि मैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा, मतलब मैं तो व्यक्ति की जान बचा लूंगा, लेकिन उस सिचुएशन में आप सेल्फिश बन के निकल के, आपको लगा यार ठीक है, पता नहीं कितने लोग मरते हैं दुनिया में, यहाँ 6 साल का 6 साल का रिलेशनशिप चला जाएगा, जॉब नहीं मिली तो। ठीक है, तो वो खतरनाक है। ठीक है, बिल्कुल आधी दुनिया की कहानी है। कैरल ग्लेगन ने क्रिटिसाइज किया है बायस्ड सैंपल्स पर, कि सिर्फ मेल सैंपल्स को आपने क्यों लिया, और जो फीमेल्स की मोरालिटी है उनका जो रीजन है वो डिफरेंट होता है, वो इमोशनली भी सोचती हैं ज्यादा और मेल्स के कंपैरिजन में। हाँ, क्लियर हो गई बात। तो ये 3 छोटी छोटी बातें हैं। जेंडर बायस भी कहा जाता है इस थ्योरी को, क्योंकि कैरल ग्लिगन ने ये कहा कि सिर्फ आपने मेल सैंपल्स लिए, फीमेल्स की मोरालिटी अलग हो सकती है, क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, ज्यादा केयरिंग होती हैं, और पता नहीं क्या क्या होती हैं। ठीक, तो जेंडर बायस्ड है, किसने कहा है, कैरल ग्लिगन ने। ग्लिगन आई थिंक इनकी स्टूडेंट थी या हैं अभी भी ये। ठीक, तो इनकी एथिक्स पे भी थ्योरी है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वही बात है कि हमसे जब पूछा जाता है, या उन सैंपल्स से, उन बच्चों से जब पूछा गया होगा, तो हो सकता है आप अपने आप को कुछ भी, या आपको सोचने में आसान लगे तो आपने कह दिया हम ये करेंगे, तो वो हाइपोथेटिकल हुई ना, परिकल्पनात्मक हुई। हो सकता है रियल सिचुएशन में वो कुछ और करते, तो इसलिए भी इसको कहा गया है हाइपोथेटिकल। ठीक है बात, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। 5th स्टेज एक्सप्लेन, पहले आंसर करो। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थियरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। मतलब कि अगर हम कोलबर्ग की थियरी की बात करें, लेवल कौन सा है, कन्वेंशनल, यानी सेकेंड लेवल है, पारंपरिक। तो एक व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए किस एक ऑप्शन को सही मानेंगे आप, सही मानेंगे आप भाई? हाँ बताइए एक बार। तो अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल level of Kohlberg's theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? एक moral decision लेने के लिए कन्वेंशनल लेवल पे आप किस चीज को सही मानेंगे, पर्सनल नीड्स को, इंडिविजुअल वैल्यूज को, फैमिली एक्सपेक्टेशंस को, या फिर पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व? आंसर कीजिए थोड़ा सा, बताइए। अच्छा, प्री कन्वेंशनल है, ध्यान से पढ़ लेना, ये मैंने गड़बड़ पढ़ लिया। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, तो सिंपल है फिर तो, पनिशमेंट से बचने के लिए आप ये काम करेंगे, सिंपल। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा।
According to Kohlberg, the thinking process involved in judgments about questions of right and wrong is called. मतलब कि अगर मैं बात करूं कोहलबर्ग के अनुसार जो थिंकिंग प्रोसेस है, एक आपकी चिंतन की प्रक्रिया जो जजमेंट्स में इन्वॉल्व है, सही और गलत का जजमेंट लेने में जो एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, पहला ऑप्शन है मॉरल रीजनिंग, मॉरल रियलिज्म कहलाएगा, मॉरल डिलेमा या मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ बिल्कुल, मॉरल रीजनिंग सिंपल है, वो तर्क जो आप निर्णय लेने के लिए लगाते हैं, वो रीजनिंग। ये जो मैंने अभी रीजनिंग की कहानी बताई थी कि आप ये सोचेंगे पता नहीं कितने लोग मरते हैं, या हो सकता है कोई और हेल्प कर देगा इनकी, मेरा तो एग्जाम चला जाएगा, मेरी तो शादी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरी तो लाइफ का सवाल है। ये जो रीजन दे रहे हैं आप एक डिसीजन पर जाने के लिए, यही है मॉरल रीजनिंग। अगर आपने दूसरी तरफ रीजनिंग दी होती तो वो मॉरल रीजनिंग हो जाती। तो तर्क लेने के लिए जो आप डिसीजन लेने के लिए आप जो तर्क देते हैं वही सही है। ठीक है बात। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू, जो बच्चे हैं उनको कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है, ऐसा कौन मानेगा? कल्चर की बात हो रही है, वर्ड्स को पकड़िए, सोसाइटी, कल्चर। आंसर कीजिए। धन्यवाद पूनम जी, मुझे तो पहले से है ही, अच्छी बात है ये तो, शिखा। ओ गॉड। लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, लेव वाइगोस्की। सिंपल है, लेव वाइगोस्की। समाज और संस्कृति से मनुष्य सीखता है अंतःक्रिया इंटरैक्ट करके, ये कहेंगे लेव वाइगोस्की। प्याजे इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही सहमत होंगे, हुए तो। स्किनर और पैवलव तो अपना बिहेवियरिस्ट है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल।